अगर आपको या आपके घर में किसी को भी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चश्मा है, मोतियाबिंद या कोई भी ऐसी कोई भी इश्यूज़ है, तो आज का ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए होने वाला है। दरअसल बात ये है कि हम पैंडेमिक को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हुए थे, बहुत हम लोगों ने प्रिकॉशंस लिए, बट बात ये है कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है वो है आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम। इनफैक्ट एक डेटा बताता है ना कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड 2.2 बिलियन लोगों को आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। इंडिया का भी देखा जाए तो अलग अलग रिसर्च पेपर्स अलग अलग चीज़ें बताते हैं, जैसे कि एक आर्टिकल में बताया गया था कि इंडिया में 550 मिलियन लोगों को आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 23% से ज़्यादा लोगों को आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मतलब आप बोल सकते हो हर 4 में से एक इंसान को आंख से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं। और ये सब डेटा भी साइड में रख दो, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, आप जाके अपने घर में ही देखो, अपने आसपास के लोगों को देखो, कितने सारे लोगों को आंखों से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं। सो अगर आप लोगों को इश्यूज़ है, अगर आप इश्यूज़ से बचना चाहते हो, अपनी आंखों को और संभाल के रखना चाहते हो, बिकॉज एट द एंड आई इज़ द जेवल ऑफ द बॉडी, मतलब आंखें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स में से एक है। तो उस एसेट का हम अच्छे से ख्याल रखें और आपको रखना ही चाहिए। और वो कैसे कर सकते हैं हम आज सीखने वाले एक एक्सपर्ट के थ्रू, जिनका नाम है डॉक्टर राहिल जी, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, जिन्होंने कई सारी लेजर सर्जरीज करी है, उसके ऊपर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ही इज़ रियली अ एक्सपर्ट ऑन दिस फील्ड। सो मैंने एक एक्सपर्ट को ही लेके आया ताकि वो आपको बता सके कि कैसे आपको अपनी आंखों का यूज़ करना चाहिए। अगर आप बुक रीड कर रहे हो तो वो कैसे रीड करना चाहिए, अगर आप मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हो, लैपटॉप बहुत ज़्यादा देखते हो, अगर आपका काम ही बहुत ज़्यादा ऑन स्क्रीन होता है, तो वो टाइम पे हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसी आंखों से रिलेटेड कई सारी इंटरेस्टिंग बातें हमने करी है, जो आप ज़रूर देखो, आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने मिलेगी अपनी आंखों को बचाने के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो राहिल जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हम लोग बुक से रिलेटेड थोड़ी बातें करने वाले हैं। हमारे कई सारे व्यूअर्स जो है उन्हें बुक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो कुछ लोग बहुत अच्छे रीडर्स हैं, कुछ लोग बहुत सारी समरीज देखते हैं मेरी बुक की। तो उससे रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगा, आप आंखों के स्पेशलिस्ट है, तो उस पर आंखों का क्या असर पड़ता है, उस पर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर हम लोग कुछ ध्यान नहीं रखे तो अपने? देखिए, जब हम ज़्यादा टाइम तक बुक्स पढ़ रहे हैं या आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि लोग आईपैड्स पे पढ़ते रहते हैं, कुछ वो आती हैं अमेज़ॉन किंडल्स आते हैं, किंडल्स, उस पे हाँ, लोग किंडल पढ़ते बुक। रहते हैं। बेसिकली जब आप एक लंबे समय तक किसी भी पास की चीज़ पे फोकस कर रहे हो, जब आप रीड कर रहे हो, तो उसमें एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे आंखों का जो ब्लिंक रेट है वो कम हो जाता है। मतलब एक नॉर्मल इंसान जो नहीं पढ़ाई कर रहा, मोबाइल कंप्यूटर पे नहीं है, वो 1 मिनट में करीब 15 से 18 बार आंखों को ब्लिंक करता है। लेकिन जब आप नियर पे फोकस्ड होते हो तो ये ब्लिंक रेट आपका 6 से 8 रह जाता है। उससे क्या होता है कि जो हमारी आंखों में आंसू बन रहे हैं वो प्रॉपरली आंखों में फैल नहीं पाते, क्योंकि हम ब्लिंक कम कर रहे हैं, और उससे आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ जब आप लंबे समय तक किताब पढ़ रहे हैं तो बेसिकली देखिए क्या होता है कि हमारी आंखों को ऊपर वाले ने बेसिकली दूर का देखने के लिए बनाया है। लेकिन जब आप लंबे समय तक किताब पढ़ रहे हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, अपनी आंखों को अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं और आंखों की मसल्स में एक्टिवेशन हो रहा है। जब आप दूर देख रहे हैं तो हमारी आंखों की मसल रिलैक्स्ड है, लेकिन जब आप पास का देख रहे हैं तो आंखें मुड़ रही हैं और आंखों की मसल के अंदर भी कुछ कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, जिससे आप पास का क्लियर देख पाते हैं। तो अगर लंबे समय तक आप ये किताब पढ़ते रहें तो आप सोचिए कि आंखों की मसल्स पे कितना जोर पड़ रहा है। और कुछ टाइम बाद आप यूजुअली लोगों को सुनेंगे कि वो कंप्लेन करते हैं कि आंखों में दर्द होना शुरू हो गया, सिर दर्द होना शुरू हो गया, आंखों में स्ट्रेन बनना शुरू हो गया। तो ऐसे में हम लोग कुछ एक्सरसाइज लोगों को रिकमेंड करते हैं, जो बिल्कुल एविड रीडर्स वगैरह हैं या जिनका लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर पे काम है, कि आप एक 20-20-20 रेजिमेन को फॉलो करें। ओके, मतलब तो इसमें बेसिकली क्या करना होता है कि 20 से 30 मिनट बाद आप थोड़ा सा आधे मिनट का एक ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा दूर की तरफ देखिए जिससे आंखों की मसल रिलैक्स हो, आंखों को 3-4 बार झपकिए, तो उससे आप कंफर्टेबल रहेंगे। कभी कभार हम कुछ पेशेंट्स ऐसे देखते हैं जो कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब हम रात को किताब पढ़ रहे थे और अब हम सुबह सो के उठे और हमारी नज़र धुंधली हो गई है, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, सब नज़र धुंधली हो गई है। तो इसको हम लोग कहते हैं अकोमोडेटिव स्पाज्म। इसमें क्या होता है, जब आप लंबे समय तक किताब पे फोकस्ड हैं तो हमारी जो मसल्स हैं अंदर वो स्पाज्म में चली जाती है, तो उससे टेम्पररली कुछ टाइम तक आपकी नज़र जो है वो धुंधली हो जाती है। तो अगर इस तरह के कोई सिम्टम आ रहे हैं तो एकदम से घबराना नहीं होता, कि कुछ लोग एकदम पैनिक कर जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ, एकदम से दिखना बंद हो गया। तो एक बार आप डॉक्टर से मिलकर अगर अपना टेस्ट कराएंगे तो पता लग जाएगा कि ये प्रॉब्लम है। साथ ही साथ अगर ये सब काम करते हुए आंखों में ड्राइनेस ज़्यादा बन रही है
तो आजकल ओवर द काउंटर लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स अवेलेबल होती हैं, जैसे रिफ्रेश टीयर्स के नाम से है, टीजी के नाम से है। अगर आप उनको दिन में 3-4 बार डालेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। तो अगेन आई वुड से रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। पढ़ना चाहिए, नॉलेज बढ़ती है, सब कुछ होता है, लेकिन छोटे छोटे चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपकी आंखें भी सेफ रहेंगी और ये सब जो सिर दर्द, आंखों में दर्द, ड्राइनेस, स्ट्रेन की प्रॉब्लम्स हैं, ये भी थोड़ा सा कंट्रोल में रहेंगी। ओके, सो रीडर्स तो है, बट हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा ना, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग बुक पढ़ नहीं पाते हैं। तो वहीं पे मेरा रोल भी आता है कि मैं उनके बिहाफ में बुक पढ़ के, सुन के, ऑडियो बुक या फिर देख के मैं उन्हें समराइज़ करके उनको दे देता हूँ। अब कई सारे लोग आजकल मैं देख रहा हूँ ज़्यादा बुक तो सच में इतना नहीं पढ़ते जितना लोग मोबाइल पे है या फिर अपने लैपटॉप में है या फिर कोई ना कोई स्क्रीन पे। हम लोग मैक्सिमम टाइम हम लोग कोई ना कोई स्क्रीन पर रहते हैं। तो स्क्रीन का क्या असर होता है, कितना वो, मुझे याद है बचपन में मम्मी बोला करती थी कि यार अगर टीवी के ज़्यादा नज़दीक रह के लोग देखते थे तो यार इतना नज़दीक से मत देख, अंधा हो जाएगा, चश्मे का नंबर आ जाएगा। हाँ ये आ जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आजकल तो हम लोग मोबाइल ऐसा करके देखते हैं एकदम नज़दीक करके, तो उससे कितना सच है उसमें कि ऐसा कुछ होता है? इस बात में कोई दो राहें नहीं है सर। ओके। एंड ये एक नहीं, कई सारी स्टडीज और रिसर्च में मिला है कि अगर आप लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर पास से देखोगे तो आंख में चश्मे का नंबर चढ़ जाएगा। स्पेशली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमारी उम्र 18 साल से कम होती है, जब बॉडी की डेवलपमेंट चल रही होती है। तो बच्चे अगर ज़्यादा समय तक मोबाइल कंप्यूटर पर लगे रहेंगे तो उनकी आंख में माइनस का नंबर चढ़ जाएगा। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, दो राहें नहीं है, ये होना ही होना है। इसलिए हम पेरेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम थोड़ा सा लिमिट करिए, 2 से 3 घंटे ही होना चाहिए। साथ ही साथ थोड़ा सा बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में जाने के लिए इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च में ऐसा भी मिल रहा है कि जब आपका सनलाइट एक्सपोजर होता है, धूप में जब बच्चे जाते हैं तो चश्मे का नंबर बढ़ता नहीं है या आता नहीं है। तो ये 2 रिकमेंडेशन बच्चों के लिए हम लोग देते हैं। एडल्ट्स में जैसे मैंने बात करा कि जो आपके किताब पढ़ने से प्रॉब्लम्स है, ड्राइनेस, आंखों में स्ट्रेन, स्पैज़म, ये तो हो ही सकता है। लेकिन एक कंप्यूटर की एक और बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल स्क्रीन कंप्यूटर्स की, वो है ब्लू लाइट। और आप देखेंगे कि ब्लू लाइट के रिलेटेड आजकल काफ़ी सारे चश्मे वगैरह भी मार्केट में अवेलेबल है। तो ना, ये ब्लू लाइट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली थोड़ा सा लोगों के मन में क्लैरिटी नहीं है हाँ, कि मेरे भी नहीं है, चीज़ क्या है, क्यों ब्लू लाइट से हमें बचना ज़रूरी है। मतलब क्या ब्लू लाइट से एक्चुअल कोई आंखों में हार्म हो रहा है कि कोई और कारण से ब्लू लाइट फिल्टर चश्मे की इतनी मार्केटिंग चल रही है। देखिए क्या होता है कि ये जो ब्लू लाइट है, इसका हमारे बॉडी का जो स्लीप वेक साइकिल है उससे रिलेशन होता है। हमारे बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है, ये ब्लू लाइट कंट्रोल करती है। तो जब सूरज उगता है तो एटमॉस्फेयर में ब्लू लाइट आती है। जब वो ब्लू लाइट हमारी आंखों में जाती है तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन, वो कम हो जाता है और इसकी वजह से आपको फुर्ती आती है, नींद खुल जाती है, बॉडी एक्टिव हो जाती है और आप काम पे लग जाते हो। और जब सूरज ढलता है तो जो इन्वायरमेंट में ब्लू लाइट है वो कम हो गई। जब वो ब्लू लाइट कम हुई तो हमारी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अब सोने का टाइम है। ऐसी सिचुएशन में बॉडी में एक हार्मोन जो मेलेटोनिन है वो बढ़ जाता है और आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। अब क्या हो रहा है कि ये जो मोबाइल फोन्स हैं, इनसे भी ब्लू लाइट निकलती है। तो जब रात के टाइम पे आप कंटिन्यूस अपने मोबाइल पे लगे हुए हो तो उससे जो ब्लू लाइट निकल रही है वो बॉडी को ऐसा सिग्नल दे रही है कि भाई अभी तो दिन है, तो अभी तो सोने की जरूरत ही नहीं है। तो बॉडी में जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो नहीं बढ़ता और आप देखेंगे बच्चों को रात के 2 बज गए, 3 बज गए, नींद ही नहीं आ रही, एक्टिव रहते हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेन होते हैं कि बच्चे रात को जगे रहते हैं। क्यों जगे रहते हैं? यही कारण है कि ब्लू लाइट का सिग्नल मिल रहा है और इस वजह से सुबह आप लेट उठते हो, बॉडी में लेथार्जी होती है, आपका जो स्लीप वेक साइकिल सन के साथ कंट्रोल होना था वो डिस्टर्ब हो गया और पूरे दिन लेजीनेस एंड आलसीपन ये सब चलता रहता है। इस प्रॉब्लम को बचाने के लिए ब्लू लाइट फिल्टर चश्मों को इंट्रोड्यूस किया गया था कि भाई आप चश्मा पहनोगे, मोबाइल की ब्लू लाइट कट हो जाएगी और ये प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन इसमें हमने ऐसा ऑब्जर्व करा कि मोबाइल की तो आपने लाइट कट ऑफ कर दी, लेकिन साथ में एनवायरनमेंट की भी कट ऑफ कर दी, तो इससे बल्कि फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो गया। तो ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस हम पेशेंट्स को रिकमेंड नहीं करते हैं, राइट। तो मेन प्रॉब्लम तो अभी भी रही कि जो मोबाइल से लाइट निकल रही है उसका क्या करूं। तो आजकल हम सबके मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर में एक ब्लू लाइट फिल्टर सॉफ्टवेयर बना होता है, उसको आप ऑन कर लो और ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग क्या कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कि भाई रात को नींद आ नहीं रही, आपने सुना है कुछ लोग ये सोने की गोलियां खाने शुरू कर देते हैं, स्लीप इंड्यूसर्स, या उसमें भी मेलाटोनिन हार्मोन होता है। अच्छा, तो जब वो गोली होती है वो आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में मेलाटोनिन बढ़ गया और आपको नींद आ गई। ओके। लेकिन अब आप ये सोचो, अब आपने एक आर्टिफिशियल चीज़ बॉडी में डाल रहे हो,
तो स्टार्टिंग में तो सब बढ़िया है, लेकिन जब आप लंबे समय तक करते रहोगे तो ये बॉडी को पूरा डिस्टर्ब कर देता है। इट इज समथिंग लाइक जब स्टार्टिंग में बंदा अल्कोहल पीता है, स्मोक करता है तो सब ठीक चलता है, लेकिन जब उसकी लत लग जाती है तो बॉडी का सत्यानाश हो जाता है। सेम विद दीज कैप्सूल्स। सो ना आपको मेलेटोनिन इन कैप्सूल्स की जरूरत है, ना आपको ब्लू लाइट फिल्टर की जरूरत है। जस्ट स्विच ऑन द ब्लू लाइट फिल्टर सॉफ्टवेयर इन योर स्क्रीन्स एंड यू गुड टू गो। इट्स अ वेरी पावरफुल लेसन वैसे तो ब्लू, क्योंकि मेरे को भी ऐसे लगता था, मैंने भी बीच में खरीदा था ब्लू लाइट, बहुत लोग खरीद लेते हैं, मैंने भी खरीद लिया था, बट फिर वो यूज नहीं आया था, वो शौक की एंड तरह रह गया। समटाइम्स यू वुड रियलाइज कि जब आप ब्लू लाइट वाला पहनते हो तो कुछ वाले तो इतने इंटेंस होते हैं कि हर चीज येलो येलो दिखती है उससे। हाँ, थोड़ा अलग सा दिखता है। वो और खराब चीज है, उसने तो बिल्कुल एनवायरनमेंट की ब्लू लाइट को फिल्टर आउट कर दिया। मच बेटर ऑप्शन है कि अपने जो भी डिवाइसेस यूज करो उसमें ब्लू लाइट का सॉफ्टवेयर है, जो भी होता है अगर आपको ये रात की इशू बन रहा है तो द सोल्यूशन इज ब्लू लाइट फिल्टर सॉफ्टवेयर, नॉट चश्मे या वो गोलियां, उनसे बच के रहना चाहिए। अब मैंने आजकल नोटिस किया, आजकल हमारी ज़्यादातर लोगों की लाइफ, हमारी भी स्पेशली, हम लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं, हम लोग का पूरा काम ही रहता है कंप्यूटर पर रहता है, मोबाइल इस पर रहता है। अब हम लोग पूरी तरीके से उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते, कुछ घंटे भी यूज़ करना नहीं है, लगातार 8-8 घंटा 9-9 घंटा यूज़ करना पड़ता है। तो उससे रिलेटेड आप क्या ओपिनियन देना चाहोगे, मतलब उसमें क्या हम लोग चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं ताकि आंखों की हेल्थ अच्छी रहे? मेरे पेशेंट्स यही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप बताते तो रहते हो कि मोबाइल का नुकसान है, स्क्रीन का नुकसान है, पर उससे बचे कैसे? हाँ, हमारा तो लाइवलीहुड ही इस पे है, सारा काम ही इस पे है। राइट। तो अगेन वही 2-3 जो हमने सजेशन दी थी। ब्लू लाइट फिल्टर आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, ब्लू लाइट फिल्टर नहीं, चश्मा नहीं पहनना, ब्लू लाइट फिल्टर सॉफ्टवेयर यूज कर लो। एंड जब आप स्क्रीन पे बैठे हो तो पहले तो 20-20-20 को फॉलो करो। 20-30 मिनट बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, आंखों को ब्लिंक करा, दूर देखा, थोड़ा रिलैक्स होगा। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स की बात करी हमने, रिफ्रेश टीयर्स या डीजी, इन सब ड्रॉप्स को यूज कर सकते हो। अच्छा, फिर हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो आप स्क्रीन्स यूज करो वो थोड़े बड़े साइज की करो और थोड़ा डिस्टेंस पे रखो, ताकि उस पर फॉन्ट भी बड़ा हो और जो आपका नियर देखने में मसल स्ट्रेन में आ जाती है वो ना हो रहा हो। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हम रिकमेंड करते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी भी आपकी आंखों में ड्राइनेस वगैरह बन रही है, स्ट्रेन बन रहा है, तो आप थोड़ा सा कर सकते हो कि भाई कमरे में ह्यूमिडिफायर रख दिया कि इन्वायरमेंट में थोड़ा ह्यूमिडिटी है तो आंखें ड्राई नहीं होंगी। अगर एसी चल रहा है तो उसकी हवा डायरेक्ट आंखों पे नहीं आनी चाहिए। पोस्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्क्रीन बिल्कुल ही नीचे है, बिल्कुल ही ऊपर है, आई के लेवल पे होनी चाहिए। बॉडी शुड बी स्ट्रेट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इतने घंटे आप बिल्कुल हंच करके बैठे हुए काम करे जा रहे उससे मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स, गर्दन में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, ये आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करोगे तो यूल बी वेरी कंफर्टेबल। और फिर भी अगर रिलीफ नहीं आ रहा तो प्लीज़ कोई भी बाबा की दवाई सुन के नहीं डालना, कोई भी फार्मेसी या ड्रग स्टोर पे जाके दवाई खरीद के नहीं डालना। आपको डॉक्टर से मिलके चेकअप करा के जो डॉक्टर रिकमेंड करे उसको करना है। क्योंकि कभी मैं देखता हूँ ये प्रॉब्लम आई, आपने ऐसा सुना कि भाई अच्छा तेरे को भी ये प्रॉब्लम आई, तो उसने बोला भाई मैं तो ये ड्रॉप डाल दी थी, ठीक हो गया। उसी ने केमिस्ट में जाके ड्रॉप डालनी शुरू हो गई, अब पता नहीं कौन सी ड्रॉप डाल दी, उसमें क्या था, उससे और नुकसान हो गया। राइट। ये ऐसा आपके कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत कॉमन है। ऐसा मैं आपको बताता हूँ, अभी हुआ रिसेंटली, जैसे अभी कुछ 1-8 महीने पहले ना आई फ्लू का एपिडेमिक चला था कि बहुत इंडिया में तो बहुत ज़्यादा, हर तीसरे बंदे को आई फ्लू हो रहा था। आई फ्लू का मतलब होता है आंखें लाल हो जाती हैं और पानी वानी निकलने लगता है। तो एक किसी ने इस तरह की वीडियो बनाई कि अगर आपको आई फ्लू हो रहा है या आंख लाल हो रही है तो अपनी आंख में चूना डाल लो, सीमेंट या लाइम डाल लो। और ये वीडियो इतनी वायरल हो गई कि कुछ लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक्चुअली लाल हुई आंख में सीमेंट या चूना डाल दिया और फिर आंखें जल गई। फिर वो हमारे हॉस्पिटल में आए कि डॉक्टर साहब ये खराब हो। मैं कहा तो किसने बोला था चूना डालने? कह रहे सर वो वीडियो देखा था। मैं कहा ये तो प्रॉब्लम है सारी सोशल मीडिया की। तो ये जो ये मिसलीडिंग वीडियोस जो आ जाते हैं ना, ये बहुत नुकसान कर जाते हैं। राइट। और आजकल सोशल मीडिया पे ऐसा हो भी बहुत रहा है कि कोई भी आके कोई भी फील्ड की बात कर रहा है और लोग, इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि जितने हो सकता है उतना ऑथेंटिक लोग आके सोशल मीडिया पे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द कंटेंट हैज टू बी ऑथेंटिक। आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, हम बुक्स की बातें कर रहे थे, आपने आई थिंक सो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बुक पढ़ डाली होगी आंखों के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि हम, मेरा चैनल तो वैसे समरी का चैनल ही है, तो आपने जो इतनी सारी हंड्रेड्स ऑफ बुक पढ़ी उसके कुछ समरी बता सकते हो आंखों से रिलेटेड? एक्चुअली मेरी सुपर स्पेशल, आई एम अ लेसिक सुपर स्पेशलिस्ट। लेसिक, ओके, हाँ। तो मेरा काम है चश्मा हटाने के ऑपरेशन करना। ओके। तो ऑफकोर्स सारी किताबें मैंने इसी से रिलेटेड पढ़ी हुई हैं, सो आई कैन शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू एंड दोज डिटेल्स विद यू। सो बेसिकली एक्चुअली क्या हो रहा है कि अब आंखों में चश्मा जो चढ़ रहा है ये एक तरह से पेंडेमिक बन रहा है। मतलब इफ़ यू लुक एट चाइना, कोरिया, जापान, सिंगापुर, ये सब जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% लोगों की आंख में चश्मे का नंबर चढ़ चुका है। एंड स्लोली ये जो ट्रेंड है हम इंडिया में भी देख रहे हैं अब, और अब हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप में भी आ जाएगा। इसके 2 मेन रीजन सामने आ रहे हैं। देखो, चश्मा आने का सबसे पहला कारण है कि जेनेटिक्स, माता पिता की आंख में चश्मा है तो बच्चों की आंख में आ जाएगा।
लेकिन आप ये रियलाइज करोगे कि एक जनरेशन पहले तक स्कूल में अगर 50 लोगों की क्लास होती थी तो हार्डली 4 या 5 लोगों को चश्मा लगा होता था, और अब अगर 50 लोगों की क्लास है तो ऑलमोस्ट 30-40 बच्चों को चश्मा चढ़ गया। तो ये सडनली क्यों एकदम से आ रहा है चश्मा भाई? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इसके दो रीजन सामने आ रहा है जो मैंने आपको डिस्कस भी किया था। एक तो ओवर यूज ऑफ मोबाइल्स एंड कंप्यूटर स्क्रीन्स। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, ओवर यूज से आंखों की इलोंगेशन हो जाती है और आंख में माइनस का नंबर चढ़ जाएगा, प्लस रिड्यूस्ड एक्सपोजर टू सनलाइट। तो इन सब कंट्रीज में क्या हो रहा है, पूरे दिन इंसान ऑफिस में बैठा हुआ है, नेचुरल लाइट है नहीं, आर्टिफिशियल लाइट में बैठे हैं, पूरे दिन कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, रात को घर से निकले सनलाइट का एक्सपोजर हो नहीं रहा, और ये चश्मे का नंबर एकदम एज पेंडेमिक हमें आ रहा है। और इंडिया में और वेस्टर्न कंट्रीज में भी अब ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो अब यूजुअली लोग में से दो क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोई तरीका है कि चश्मे का नंबर आने से रोका जा सके? अगर आ गया है तो कोई तरीका है कि इसको बढ़ने से रोका जा सके? और अगर चढ़ गया है तो क्या कोई तरीका है कि इसको हटाया जा सके? क्या पूरी जिंदगी पहनना है इसको? हाँ। तो तीनों चीजें अब पॉसिबल है। ओके। तो आने से भी रोका जा सकता है, कुछ तरह की जेनेटिक काउंसलिंग करके हम लोग थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस में आएगा किस में नहीं आएगा। अगर चढ़ गया है तो उसको बढ़ने से रोका जा सकता है। तो मायोपिया कंट्रोल करके कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम स्पेशल तरह के लेंसेज, स्पेशल तरह की ड्रॉप्स जैसे एट्रोपिन होती है, स्पेशल तरह के चश्मे जिनको मायो स्मार्ट ग्लासेस कहते हैं, उनसे हम चश्मे का नंबर बढ़ने से ऑलमोस्ट 60% रोक सकते हैं। तो मान लो किसी इंसान का चश्मे का नंबर -5 पहुंचना था तो उसको 2 या 2.5 पे रोका जा सकता है। अच्छा। और अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर आ गया है तो भी कोई टेंशन नहीं लेनी। आजकल इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजीज हैं कि 10 मिनट में हम आपका चश्मे का नंबर पूरी जिंदगी के लिए हटा सकते हैं। ओके, कैसे? तो इसमें सबसे पहले तो हमें ऑफ कोर्स कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, सबके लिए नहीं है ये। अगर 100 लोग चश्मा हटवाना चाहेंगे तो उसमें 80 लोगों का चश्मा हट पाएगा। अच्छा, ओके। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे सबसे पहले आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए। ओके। चश्मे का नंबर पिछले 6-8 महीने में स्टेबल होना चाहिए। छोटा मोटा आधे पौने का वेरिएशन हम मान लेते हैं। ओके। और जब ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं फिर आपको एक हॉस्पिटल में आना होता है जहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। तो वहाँ पे आपके करीब 10-12 तरह के टेस्ट होंगे और फिर अगर आप एलिजिबल निकलते हैं तो आपका ऑपरेशन हो सकता है। ओके। अच्छा, इसमें भी अब भी 1 महीना पहले एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसका नाम है सिल्क। हाँ, तो सिल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक तो इसमें सुपरविजन आती है। मतलब एक नॉर्मल इंसान की नज़र होती है 6/6 जिसको हम परफेक्ट विजन कहते हैं, बट सिल्क में 6/5 एक सुपरविजन इफेक्ट आता है। एंड इसकी रिकवरी है 1 डे। आज ऑपरेशन कराओ, कल से अपने काम पे लग जाओ। अच्छा। तो इससे पहले भी कुछ टेक्नोलॉजीज थी, जैसे इससे पहले एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है उसका नाम है कॉन्ट्यूरा, जो अभी आज तक हम मेजॉरिटी पेशेंट्स कॉन्ट्यूरा से करते थे। आपका अब हम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शायद उसी चीज पे हाँ बना है, हाँ, राइट? तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया था बेसिकली 250 लेसिक पेशेंट्स इन अ डे का। ओके। तो 250 पेशेंट्स को ऑपरेट कराता है 24 घंटे में। दैट वाज द वर्ल्ड रिकॉर्ड। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि चश्मा हटाने के ना 2 तरह के लेजर, 2 तरह की टेक्नोलॉजीज हैं। एक तो टेक्नोलॉजी है जो हम सब ने सुना होता है कि लेजर से चश्मा हट सकता है। हाँ। तो लेजर में अक्सर लोगों ने लेसिक लेजर के बारे में सुना होता है। हाँ। बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है लेसिक लेजर, लेकिन जैसे टाइम के साथ चीजें बदलती हैं, 14 के बाद 15 आता है आईफोन, तो लेसिक के बाद एक टेक्नोलॉजी आई स्माइल के नाम से। ओके। फिर एक टेक्नोलॉजी आई कॉन्ट्यूरा के नाम से। ओके। और अब 2023 इसी महीने अक्टूबर में लॉन्च हुई है सिल्क, जो नेक्स्ट मंथ तक हमारे इंडिया में भी अवेलेबल होगी। ओके। बट ये सब जो लेजर्स हैं सुनने में तो बहुत एक्साइटिंग लगते हैं, क्योंकि इन लेजर्स में कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं, कोई ब्लेड नहीं, कोई पट्टी नहीं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं। आज लेजर करा, कल से दिखना शुरू, परसों से अपने काम पे लग जाओ, कोई टेंशन नहीं। बट इन लेजर्स की एक लिमिट होती है। वो लिमिट है कि लेजर से हम 8 नंबर तक का चश्मा ही हटा सकते हैं। तो मान लो चश्मे का नंबर 8 से ऊपर है, जैसे किसी का 9 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25, 30 हो सकता है, तो उन सब में एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज होता है जिसको ICL कहते हैं, जहां पे आंख में एक लेंस डाल के चश्मा हटाया जाता है। तो ये 2 तरह की टेक्नोलॉजीज हैं आजकल, लेजर वाली एंड लेंस वाली, जिससे हम आपके चश्मे का नंबर परमानेंटली पूरी लाइफ के लिए हटा भी सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और ये आपने जितने भी प्रोसीजर्स बताए, लेसिक, कॉन्टोरा, ये सब में डिफरेंसेस क्या क्या है? राइट। सो देखिए, अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं लोग। हाँ। तो उसमें यूजुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें ना कोई ज़मीन आसमान का डिफरेंस नहीं है। ओके। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्यूरा टेक्नोलॉजी ख़राब है और सिल्क टेक्नोलॉजी बेटर है या लेसिक टेक्नोलॉजी ख़राब है। भाई टाइम के साथ चीज़ें बेटर हो जाती हैं। जैसे जो लेसिक था ये 25 साल पुराना है। अब 25 साल पुरानी होंडा सिटी और आज की होंडा सिटी
फर्क है ना, है तो होंडा सिटी लेकिन क्वालिटी बेटर है, सेफ्टी बेटर है, रिफाइंड है, आपकी एवरेज बेटर है, हर चीज़ बेटर होगी उसमें। तो ऐसे ही लेसिक 25 साल पहले लॉन्च हुआ था, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी को और रिफाइन बेटर करते जा रहे अपग्रेड किया हैं। kind हाँ, of। तो 3 चीज़ों में इसकी अपग्रेडेशन हुई है। ओके। एक तो सेफ्टी में हुई है। सेफ्टी। तो आजकल की टेक्नोलॉजीज इतनी सेफ हो गई हैं कि आप ये मान लो कि जितना रिस्क घर यहाँ ऑफिस से घर जाने में होता है जब आप गाड़ी में बैठते हो, हम लोग हर रोज घर जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, रिस्क लेते हैं एक्सीडेंट का, उससे भी कम रिस्क है इन सब टेक्नोलॉजीज में। सो दे आर वेरी वेरी सेफ एंड यूएसएफडीए से अप्रूव्ड है। क्वालिटी ऑफ विजन इंप्रूव हो रही है टाइम के साथ। तो जो लेसिक में क्वालिटी आती थी और अब की टेक्नोलॉजीज को इंटीरियर सिल्क में सुपर विजन मिल जाता है आपको, एंड रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है। तो जब हम लेसिक करते थे ना तो उसमें 6 महीने तक आपकी रिस्ट्रिक्शंस होती थी, पानी नहीं जा सकता, स्विमिंग नहीं कर सकते, जिमिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, आंख को मलना नहीं है, छूना नहीं है, रब नहीं करना, ड्राइनेस है, दवाइयाँ डालनी है 6 महीने, ये सब चीज़ें खत्म हो गई है। अच्छा, आप कर सकते हैं। नाउ द रिकवरी इज इंस्टेंट। ओके। आज करा, कल से जो मर्जी करो, जो मर्जी मतलब जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं। कल आप चले जाओ बॉक्सिंग करने, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो इसमें कोई रिस्क नहीं रहता था, मतलब कुछ जैसे मतलब कई बार यूजली लोग बोलते ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब चलिए, आप बोलते रहते हैं भाई बहुत बढ़िया है, एफडी अप्रूव्ड है, क्या बिल्कुल ही जीरो रिस्क है? या हमें ये बता दो कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है? क्या कोई अंधा हो सकता है? या क्या कुछ ऐसा हो जाएगा कि पूरी जिंदगी अब हमें रिग्रेट रह गया कि ये तो गलती कर दी, चश्मा बढ़िया था? देखिए, इन सब टेक्नोलॉजीज में बुरा से बुरा ये हो सकता है कि चश्मे का नंबर पूरा ठीक नहीं हुआ। सब कुछ करा लेकिन है तो एक लेजर ही, और ऑपरेशन हो रहा है इंसान की आंख में। अब इंसान की आंख तो सिर्फ ऊपर वाले को समझ आती है और तो किसी को समझ आई नहीं। राइट। आज की डेट में भी जब मेडिकल फील्ड इतनी एडवांस हो गई है, हम लोग कहते हैं हमें बॉडी के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में 10% ही पता है, 90% इज स्टिल अननोन, बिकॉज इट्स सच ए कॉम्प्लेक्स चीज जो ऊपर वाले ने बनाई है। तो वी रियली डोंट नो कि किस में नंबर बचेगा, लेकिन उसका इंसिडेंस बहुत कम है। तो मतलब 5,000 लोग कराएंगे तो 3-4 लोगों की आंख में नंबर बच जाएगा। तो अगर किसी का बच भी गया नंबर तब भी हम टेंशन नहीं लेते, क्योंकि थोड़ा सा फिर एक टचअप प्रोसीजर करके उसको जीरो कर देते हैं। ओके। तो ये हम बात कर रहे हैं बिल्कुल वर्स्ट, किसी Worst किस्मत case बिल्कुल ही scenario। खराब हो गई। ओके। हाँ, यूजुअली जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन सुन के ही लोगों के दिमाग में ऐसा कि ऑपरेशन है यार कुछ। यस, दैट इज आई टेल देम, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, कि हाँ, ये हाँ। ऑपरेशन नहीं है, अच्छा, ओके। दिस इज अ प्रोसीजर, क्योंकि ओके। इसमें ऑपरेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, भाई ओके। कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन, कुछ करना थोड़ी है, आंख में लाइट तो डालनी है अच्छा, सिर्फ लाइट डालना रहता है, उससे सही हो जाता है। बस। अच्छा भाई, आपकी स्टोरी कैसे, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया, आपने काफ़ी अच्छा कर रहे हो आप अपनी फील्ड में, सोनू सूद जी भी आपको रिकमेंड करते हैं, मुझे सुनाई दिया था वो सब। अभी तो आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, बट आपकी स्टोरी क्या है? हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? थोड़ा जानना चाहूँगा मैं। देखो, मेरी स्टोरी ना बड़ी डिफरेंट सी है बाकी लोगों से, हाँ, हाँ। क्योंकि आई एम अ सेकेंड जनरेशन डॉक्टर इन द फैमिली। ओके। तो हमारी जो फैमिली है ये पूरी डॉक्टर्स की है। सो वी Okay। आर 32 डॉक्टर्स 32 डॉक्टर्स इन द फैमिली। अच्छा। अलग अलग फील्ड के हैं, कोई हाँ। गायनेकोलॉजिस्ट है, कोई एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है, कोई मेडिसिन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, बट हमारी फैमिली में 32 डॉक्टर्स हैं। ओके। सो व्हेन यू आर बोर्न इन दैट एनवायरनमेंट, ऑटोमेटिकली यू टेक इंस्पिरेशन। राइट। भाई पापा को देख रहे हो वो भी डॉक्टर है, मम्मी को देख रहे हो डॉक्टर है, चाचा रह रहे डॉक्टर, चाची डॉक्टर, मामी डॉक्टर, मामा डॉक्टर, सब तो डॉक्टर्स तो हैं। किसी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, सब फैमिली में हो सो जाता यू गेट सो इंस्पायर्ड कि भाई मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है। है। हाँ। सो वी लाइक डूइंग, एंड दैट इज प्रॉब्ली वाज माय मोटिवेशन। ओके। एंड आई की फील्ड में इसलिए आया क्योंकि माय फादर इज़ एन आई डॉक्टर। तो बचपन से उनके साथ ही रहता था, उनके साथ कॉन्फ्रेंसेज में जाता था, घूमता फिरता था, घर पे भी आंखों की बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही है। सो दैट पैशन आई पिक्ड अप फ्रॉम हिम। सो ही इज़ बीन माई हीरो एंड आई वॉन्ट टू एक्चुअली फॉलो हिज फुट स्टेप्स। सो दैट इज़ हाउ आई केम इन टू ऑप्थेल्मोलॉजी। आई में आया। फिर आई में भी ना एक्चुअली अब क्या हो गया है, सुपर स्पेशलिटीज़ हैं। तो चश्मा हटाना, मोतियाबिंद एक सुपर स्पेशलिटी है, काला मोतिया की स्पेशलिटी है, पर्दे की स्पेशलिटी है, लेंस की स्पेशलिटी है, आपके बच्चों की स्पेशलिटी है, स्क्विंट की स्पेशलिटी है, नर्व्स की स्पेशलिटी है। तो फिर इनमें से आप एक सुपर स्पेशलाइजेशन करके एक फील्ड में और ज़्यादा एडवांस कर सकते हो। राइट। तो सबसे पहले MBBS होता है, फिर MBBS के बाद मैंने MS करी जिसमें मैं आई सर्जन बना, और फिर उसके बाद सुपर स्पेशलिटी करके अब मैं रिफ्रैक्टिव एंड कैटरेक्ट सर्जन बन गया। तो मेरी मेन जो फील्ड्स हैं वो है चश्मा हटाने के ऑपरेशन करना या मोतियाबिंद के ऑपरेशन। इन 2 फील्ड में ज़्यादा काम करता हूँ। अब गिनीज़ का एक्चुअली ऐसा हुआ कि गिनीज़ रिकॉर्ड हमने सोचा तो बनाने का, बट गिनीज़ रिकॉर्ड में जब हम प्लान कर रहे थे तो द आइडिया वॉज कि चलो कोशिश कर लेते हैं, लेट अस गिव एन अटेम्प्ट, बट दैट इज़ नॉट द फर्स्ट रीज़न टू ऑपरेट।
द फर्स्ट रीजन स्टिल रिमेन्स कि पेशेंट को बेस्ट प्रोसीजर करके देना है और पेशेंट का सेफ्टी एंड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। right. हाँ, मेहनत कर लेंगे, बन गया रिकॉर्ड बढ़िया, नहीं बना तो चलो अटेम्प्ट तो कर लिया, नेक्स्ट टाइम फिर कर लेंगे। एंड थैंकफुली गॉड वाज विद अस। तो अकेले नहीं करे हैं मैंने 250 ऑपरेशन, अकेले नहीं कोई कर सकता 250। सो वी वर अ टीम ऑफ 6 डॉक्टर्स। 6 डॉक्टर एंड हमारे पास 3 मशीनें थी। एंड क्योंकि ये ऑपरेशन 5-10 मिनट में हो जाता है, तो हम लोग साथ मिलके 3 मशीनों में वी कुड एग्जीक्यूट इन 24 आवर्स। सो गॉड वाज विद अस, तो हमारा बन गया ये रिकॉर्ड। सो वी आर इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नाउ। एंड इससे पहले ये रिकॉर्ड कोरिया में था। कोरिया में 242 वॉज द रिकॉर्ड एंड हमें मिला था कि 242 और मोर, तो हम 250 का टारगेट लेके बैठे थे और वो हो गया। वो हो गया। एक्चुअली कोरिया में और चाइना में रिकॉर्ड्स बनाना बहुत, मतलब स्पेशली चश्मा हटाने का रिकॉर्ड बनाना आसान है, क्योंकि वहाँ पे लोग कॉस्मेटिकली ज़्यादा कॉन्शियस हैं। बहुत सारे लोग चश्मा नहीं पहनना चाहते। इंडिया में अभी अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि चश्मा हट भी सकता है। बट आई थिंक अब एक बार इंडिया में आ गया, अब हमसे कोई ले नहीं पाएगा। और अभी आपको वापस से कुछ और रिकॉर्ड बनाने का प्लान है कुछ ऐसा? एक हमने रिकॉर्ड बनाया था ICL का, हाँ। जहाँ पे आंख में लेंस डाल के चश्मा हटाया जाता है। एक हमने रिकॉर्ड कैटरैक्ट का बनाया था, वो भी मेरी फील्ड थी। एक हमने और रिकॉर्ड बनाया था कि फास्टेस्ट लेसिक प्रोसीजर। अच्छा। तो 1 मिनट 21 सेकेंड्स में सर्जरी खत्म कर दी थी। तो ये सब रिकॉर्ड आपके पास है? ये 3-4 रिकॉर्ड हमने बनाए थे स्टार्टिंग में। वेरी इंस्पायरिंग। और जितनी आपकी थी ये पूरी स्टोरी, उसमें आपके बिगेस्ट चैलेंजेस क्या है आपकी लाइफ में, आप बोल सकते हो? आई थिंक बिगेस्ट चैलेंज वही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कि ह्यूमन बॉडी की ना कोई मैनुअल नहीं है। मतलब ये ह्यूमन बॉडी इस तरह की चीज़ है कि अगर 10 लोगों को डायबिटीज़ है और मैंने 10 लोगों को डायबिटीज़ की गोली दी, तो 9 लोगों में असर आएगा, एक में असर नहीं आएगा। तो अब ये बात पेशेंट को कैसे समझाऊं? पेशेंट को लगता है कि भाई डॉक्टर ने इलाज ठीक नहीं करा, या डॉक्टर के इलाज से हमें फ़ायदा नहीं हुआ। कैसे समझाओ पेशेंट को कि भाई हम इतने सालों में जो ह्यूमन बॉडी के बारे में सीखे हैं, इतनी सारी किताबें वगैरह पढ़ के, उसको हम अब अप्लाई कर रहे हैं। इट्स एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले ने हमें, भाई किसी का फ्रिज खराब हो गया, माइक्रोवेव खराब हो गया, तो इंजीनियर के पास ना मैनुअल है, वो मैनुअल पढ़ता है, अच्छा ये वार्निंग है, इसका मतलब ये है, ये पार्ट चेंज करना है, बॉडी ठीक हो गई। अब आंखों को चेंज तो मैं कर नहीं सकता, जो हुआ है इसी में करना है। एंड देयर सो मेनी, नॉट सो मेनी टाइम्स, देयर सम टाइम्स व्हेन वी ट्राई टू हेल्प पेशेंट एंड ट्रीट करते हैं और ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता। सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज उस टाइम के बाद पेशेंट का ट्रस्ट आपसे चला जाता है। पेशेंट को लगता है ये अच्छा डॉक्टर नहीं है। भाई जिस पेशेंट का इलाज हो गया उसके लिए तो डॉक्टर भगवान हो गया, बट जो ठीक नहीं हो पाया उसमें वो नेगेटिव हो जाता है कि यार डॉक्टर ने हमें ठीक से नहीं देखा, ठीक ट्रीटमेंट नहीं करा, अब हम और किसी के पास जाते हैं और बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर दूसरा डॉक्टर देखता है अच्छा ये ट्रीटमेंट चली है, ये सक्सेसफुल नहीं हुई, तो वो दूसरी ट्रीटमेंट चलाता है। बट आई थिंक दिस इज स्टिल द बिगेस्ट चैलेंज। मतलब लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि डॉक्टर्स भगवान नहीं होते। We are also humans. We can try to help you, but nobody can be 100%. अब सचिन तेंदुलकर भी 100% थोड़ी है, वो भी तो कभी कभी आउट हो जाता है ना। तो अगर सचिन तेंदुलकर जैसा ग्रेट मैन आउट हो सकता है, तो हम तो बहुत सिंपल लोग हैं। बट स्टिल वी ट्राई आवर बेस्ट, जितना किसी की हेल्प कर सके। एक्चुअली हमारा प्रोफेशन ये सेवा वाला प्रोफेशन है, तो हम उस एनवायरनमेंट में बड़े हैं जहाँ पे लोगों की सेवा करी जाती है, लोगों को ट्रीट करा जाता है। जब लोग ठीक होते हैं तो उनकी खुशी अलग लेवल पे होती है, डॉक्टर भी उतना ही खुश होता है, पेशेंट डॉक्टर को आशीर्वाद देता है, कोई मिठाई दे के जाता है। बस कभी कभी जब पेशेंट नहीं ठीक हो पाता तो बुरा लगता है। बट वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, हम 100% तो हर चीज़ में सही हो नहीं सकते हैं। और ये आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि फ्रिज का, ये सारी चीज़ें बहुत टेंजिबल है, बहुत मतलब आप बोल सकते हो वेरिएबल्स काफ़ी कम है जो देख के वो लोग कर सकते हैं। एक मैं आपको ऐसी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि एक पेशेंट मेरे पास आया मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने, एंड ऑपरेशन वगैरह बहुत बढ़िया हुआ, सक्सेसफुल ऑपरेशन। फिर वो घर चला गया। घर जब गया तो धूल मिट्टी से एक्सपोजर हो गया होगा, या गंदे हाथ वाथ लग गए, गंदा कपड़ा लग गया और आंख में इन्फेक्शन हो गई। और जब तक वो पेशेंट बहुत दूर से आया था, आई थिंक बंगाल से आया था या असम से, किसी इस पार्ट से आया था, और जब तक वो पेशेंट वापस आया ट्रीटमेंट कराने, पहले तो उसने वहाँ पे लोकल लोगों को दिखाया, उसको आराम नहीं मिला, तो वो हमारे पास वापस आया दिल्ली। एंड जब तक वो आया तब तक लेट हो गया था, तो उसकी आंख हम नहीं बचा पाए। तो उस टाइम तो पेशेंट बहुत दुखी हुआ। और जब किसी की आंख चली जाती है तो आप सोच सकते हो क्या इमोशनल स्टेट होगा उस बंदे का, कि मैं देख ही नहीं पाऊंगा आंख से। तो उस टाइम बहुत दुखी हुआ, बहुत गाली गलौज करा, बहुत हंगामा हुआ हॉस्पिटल में, एंड वो चला गया। फिर उसने कहा कि मैं देख लूँगा, मैं आपको बता दूंगा मैं कौन हूँ, ये वो मैंने कहा भाई हाथ जोड़ दे, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है।
चलो ठीक है, 2-3-4 महीने हो गए, कोई लीगल नोटिस नहीं आया, कुछ केस नहीं हुआ, और 6 महीने बाद वो पेशेंट दोबारा मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब मेरे को ना दूसरी आंख का ऑपरेशन कराना है। तो पहले तो मैं खुश हुआ, लेकिन मैं सरप्राइज भी हुआ। मैंने कहा ठीक है कर देंगे, बट मैं ये तेरे से ये जानना चाहता हूँ कि यार मेरी वजह से तूने एक आंख अपनी खो दी, हम्म। तो तेरे में क्या ऐसा चेंज आया कि दूसरी आंख कराने मेरे पास आ गया, कैसे मेरे पे भरोसा हुआ? हम्म। कहते देखो डॉक्टर साहब, जब मैं आपके पास आने वाला था, मैं रहता तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में हूँ, और मैंने इतना सर्च करा, मैंने इतने लोगों से बात करी, सबसे पूछा, तो सबने बोला कि डॉक्टर राहिल के पास चले जाओ। और जब आपने मेरा ऑपरेशन करा, आपने पूरी मेहनत करी, सब कुछ करा, बट हाँ मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरी किस्मत ही खराब हो गई थी। कुछ लोग अनलकी हो सकते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि आपने सारी मेहनत करी, आप मुझे फ़ोन भी करते थे, मेरे से अपडेट भी लेते थे, व्हाट्सएप पे ही बात करते थे। सो आई रियलाइज़ कि डॉक्टर की साइड से कहीं कोई कमी नहीं थी, शायद मेरी किस्मत यहाँ पे ख़राब रह गई। तो मुझे आप पे अभी भरोसा है, और मैं दूसरी आंख कराने आया हूँ। फिर उसकी दूसरी आंख ऑपरेशन करिए, वो बिल्कुल बढ़िया है, खुश हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, एंड इज़ गॉन बैक। सो राइट। इस तरह के एक्सपीरियंसेस कभी कभी हो जाते हैं। नहीं, इट्स अ वेरी, मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी टफ जॉब टू बी अ डॉक्टर, बिकॉज कई बार इट ऐसा कम्स विद लॉट ऑफ पैशन। वो एक रील भी फेमस हुआ था ना कई बार, मतलब अगर सब कुछ सही हो जाता है तो लोग बोलते हैं हाँ भगवान के जैसे सब सही हो गया, भाई लेकिन जब सबको कुछ बचा बुरा। लेते तो फिर भगवान, डॉक्टर भगवान है ना, हाँ। सबको नहीं बचा पाता, इसलिए इंसान है। राइट। एक ऐसी और स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग याद आ रही है कि एक लड़की थी, उसके आंख में -30 का नंबर था। अच्छा। -30 का नंबर, आप ये एक तरह से मान लो कि अगर आप चश्मा नहीं पहनोगे तो आप एक तरह से अंधे हो। ओके, -30। हाँ, और आप खुद सोच लो, अगर 5 मिनट आप अपनी आंखें बंद करके बैठते हो तो लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती है। सोचो कोई इंसान ऐसे जी रहा है। अब बेचारी वो लड़की गांव की थी, तो वो चश्मा पहने, तो चश्मा इतना मोटा, अरे बाप रे। अब वो चश्मा पहने तो लोग उसको बोले चश्मे से डबल बैटरी। तो चश्मा हटाए बेचारे को कुछ दिखे ही ना। और -30 का नंबर जब हटाना होता है ना, तो बहुत सारे आई डॉक्टर्स उसको छेड़ते नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। सिंपल नंबर होगा आपका 6, 7, 8, 10 तक तो कोई टेंशन नहीं आती। तो उसने कहीं बात करी, किसी से बात करी, कहीं से ढूंढ ढांड के वो हमारे पास आई, एंड सारा समझाया कि भैया देखो ये रिस्क हैं, ये चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, आप बोलते हो तो हम कर लेते हैं कोशिश, एंड सब सक्सेसफुल हो गया तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। एंड उसने पूरा रिस्क लिया, सब कुछ करा, फिर हमने ऑपरेशन करा, चश्मे का नंबर उसका 0 कर दिया हमने। अब उसकी लाइफ चेंज हो गई। किसी का नंबर ही 30 हट गया तो बिल्कुल ही यू टर्न हो गया ना। तो अब वो बस उसकी शादी वादी हुई, कभी कोई मिलने आती है कि डॉक्टर साहब आपकी वजह से मेरे को नई लाइफ मिल गई। तो इस तरह की स्टोरीज कभी कभी हम काफी अच्छा लगता है ऐसा करके भी, अच्छा मतलब लगता है, यू लिटरली फील हैप्पी। लाइफ चेंज हो रही है लोगों की। दैट इज व्हाई आई से कि डॉक्टरी जो मेडिसिन है ना, इट्स अ वेरी फुलफिलिंग प्रोफेशन। कि जब आप किसी की हेल्प करते हो तो चलो काम तो आपने करा ही, वो तो खुश हुआ है, लेकिन जब उसको ठीक हो जाता है ना, डॉक्टर को डबल खुशी मिलती है कि मेरी वजह से किसी का लाइफ चेंज हुआ है, कुछ डिफरेंस आ गया लाइफ में। ऐसी कोई और इंटरेस्टिंग केस है जो हुआ था, कुछ ऐसा आपको जो याद रह गया, वन ऑफ द वर्स्ट नहीं, मतलब वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग केस कोई ऐसा? इट्स नॉट इट एक्चुअली ना, केस करना चैलेंज नहीं है। ओके। चैलेंज है जो पेशेंट की स्टोरी सुनते हैं, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे एक पेशेंट था, वो गांव में रहता था, करीब 70-80 साल उसकी उम्र हो गई थी। आंख में मोतियाबिंद की प्रॉब्लम थी, और मोतियाबिंद का इलाज 10 मिनट के ऑपरेशन से हो सकता है, नज़र पूरी वापस आ सकती है। बट उसको ये बात पता ही नहीं थी कि मेरा ऑपरेशन हो भी सकता है और मैं दोबारा देख भी सकता हूँ। तो उसने कहीं पे मेरी यूट्यूब की वीडियो देख ली, और उसने कहा अरे ये सेम, उसने तो नहीं देखी, किसी ने उसके कुछ रिलेटिव या उसकी वाइफ ने देखी, और उसने कहा कि अरे ये तो सेम प्रॉब्लम आपको है और ये तो ठीक हो सकती है। तो वो आया दिल्ली कराने, फिर उसने ऑपरेशन कराया, वो दोबारा देख पा रहा है। तो आई थिंक ये जो हम इस टाइम पे बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट बना रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कंट्री में अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि इलाज भी हो सकता है। दैट इज़ वाई हमारी कंट्री जो है ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अंधापन के शिकार हमारे देश में है। अच्छा। और इसमें कारण वही है, कैटरैक्ट या मोतियाबिंद का, जो 10 मिनट के ऑपरेशन से ठीक हो सकता है, बट लोगों को पता ही नहीं है कि इसका ऑपरेशन हो सकता है। इसीलिए मैं पॉडकास्ट में जाना, आई मेक इट अ पॉइंट कि कोई इनवाइट करता है तो मैं उनसे मिलूं, यूट्यूब पे मैं वीडियोस बनाऊं, तो लोगों में अवेयरनेस होएगी ना, तो ये एक बड़ा मेजर जो बर्डन है, इससे बाहर निकल सकते हैं हम। राइट। मैं इसके ऊपर ये पूछना रहा था कि आपको क्या लगता है, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स या मिस्टेक्स जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं अपनी आंखों से रिलेटेड? अच्छा, 2-3 चीज़ें मैं ऐसा देखता हूँ कि एक तो जब लोगों की नज़र कम होनी शुरू हो जाती है, या धुंधलापन, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो लोगों ने सुना होता है कि हरी सब्जियां खाओ, गाजर खाओ, आंवला खाओ, पपाया खाओ, तो नज़र कम हो रही है। मैं देखता हूँ लोग भर भर के गाजर 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 खाना शुरू कर देते हैं। देखिए इससे कुछ नहीं होगा। भाई आंख में जो नज़र कम हो रही है, उसका कुछ ना कुछ कारण है, या तो पुतली में खराबी है, लेंस में खराबी है, पर्दे में खराबी है, नस में खराबी है, तो उसको चेक करके उसका इलाज करना ज़रूरी है।
हाँ, ये गाजर, हरी सब्जियां वैसे बॉडी के लिए हेल्दी हैं भाई, इनमें विटामिन मिनरल्स होते हैं, इनरिच्ड फूड होता है, तो जनरल बॉडी की बैलेंस डाइट और हेल्थ के लिए ठीक है। बट अगर आंख में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उसका इलाज कराना ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोगों को मैं ऐसे भी देखता हूँ, मैं किसी की मॉकरी नहीं कर रहा, बट ये सब चीज़ें हम रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं। कुछ लोग मैं ऐसे देखता हूँ कि उनकी आदत होती है कंटिन्यूस आंख में पानी के छपके मारना। सुबह उठने छपके मार लेते हैं, 2-3 घंटे काम किया, फिर छपके मार लिए, फिर 4-5 घंटे में छपके मार लिए। ये भी बड़ी खराब आदत है। इसमें क्या होता है, देखिए हमारी आंखों में ना कुछ नेचुरल ऑयल्स होते हैं जिनका काम होता है आंखों को लुब्रिकेट करना। अब आप बार बार छपके मारते तो ऑयल्स धुल जाते हैं, और जब ऑयल्स धुल जाते हैं तो आंखों में ड्राइनेस का प्रॉब्लम आ जाएगा। और ड्राइनेस इस तरह की प्रॉब्लम है, ये ना जीने देती है ना ये मरने देती है। पेशेंट डिप्रेस हो जाता है, सुसाइडल हो जाता है, क्योंकि क्या करना है उसको, हर 5-5 10-10 मिनट में आंख में ड्रॉप डालनी है। हम्म। तो कितनी बार आप ड्रॉप डाल लोगे, एक लिमिट है ना। राइट। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ों से अगर आप अपने आप को बचा के रखोगे तो आंखें हेल्दी रहेंगी। देखिए, मैं सबको ये बोलता हूँ कि आंखों की हेल्थ के लिए आपको कुछ मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी ने आंखों का सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि आंखें अपने आप ही हेल्दी रहेंगी। हमारे जो आंसू हैं उसमें क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हम ब्लिंक झपकते हैं ये वाइप करता है आंख को, उस आंसू को पूरा वाइप करके एक साइड पे ले जाता है। जो हमारे आंसू हैं उसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपकी आंखें साफ़ हैं, आपको कुछ एडिशनल नहीं करना। अच्छा, फिर कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये काला चश्मा, चलो आप ये बोलते हो ब्लू लाइट फिल्टर चश्मा नहीं पहनना, समझ ली बात। काला चश्मा पहनने का कोई एडवांटेज है? कुछ लोग पूछते हैं कि भाई धूप वूप में निकलते हैं तो इस काले चश्मे से फायदा होगा कुछ? देखिए, एक तो चीज़ होती है कि बस आपने लोकल 100 रुपये का काला चश्मा उठा के पहन लिया, वो तो बस एक ही काम कर रहा है कि उसका शीशा काला है तो थोड़ी सी लाइट को ब्लॉक कर रहा है और आपको आंख में चौंध नहीं लग रही, चुभ नहीं रही लाइट। एक अगर आप काला चश्मा ले रहे हो तो उसमें ना यूवी फिल्टर होना ज़रूरी है। तो जो डेंजरस चीज़ है सन से जो निकलती है वो है यूवी लाइट। और ये यूवी लाइट हमारा आंखों में जो लेंस है इसको डैमेज कर सकती है, मोतियाबिंद बना सकती है, और हमारा पर्दे को, इसको भी डैमेज कर सकती है। तो यूवी फिल्टर आप पहनेंगे तो इन सब प्रॉब्लम से थोड़ा बच के रहेंगे। साथ ही साथ जैसे आंखों के अराउंड काले घेरे पड़ जाते हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो उसका भी रोल है कि सन से पिगमेंटेशन होती है। अच्छा। तो अगर आप चश्मा पहन लेंगे यूवी वाला तो उससे भी आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन रहेगी। ओके, दैट विल हेल्प। सो सनलाइट, ब्राइट सनलाइट में अगर आप निकल रहे हो ना तो थोड़ा सा आपको पहन के और एडेड प्रोटेक्शन हो सकती है। ओके ओके। अच्छा, कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं लोग हाँ। आजकल, बहुत लोगों को शौक होता है। कुछ तो पावर वाले पहन लेते हैं कि चश्मे का नंबर है तो पहन लिया, कुछ लोग कलर वाले पहन लेते हैं। हाँ। मतलब एक चीज़ मैं सीरियसली ऑडियंस को बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कॉन्टैक्ट लेंस से दूर रहो। हाँ, कॉन्टैक्ट लेंस सबसे खराब चीज़ है, सबसे खराब चीज़। इसका तो बहुत ट्रेंड चल रहा है। हाँ। और इस कॉन्टैक्ट लेंस में ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है कि नज़र आपकी ख़त्म हो सकती है। तो कॉन्टैक्ट लेंस से दूर रहो। मतलब कभी कभार अगर आपने पहन लिए हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार तो चलो एक बार ही समझ आता है, और वो भी आपको मंथली डिस्पोजेबल वाले पहनने चाहिए। बट फिर भी मतलब इसको अवॉइड करो। मतलब चश्मे का नंबर है तो या तो चश्मा पहन लो या उसको हटवा लो। इन सब टेक्नोलॉजी से हमने बात करी, लेजर वेजर, आईसीएल वगैरह है, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस को अवॉइड करना चाहिए। उसका कोई मतलब कुछ केस हुआ है, कुछ ऐसा आप बता बहुत सकते सारे experience? केसेस रोज देखते हैं हम इस तरह के केसेस। कोई एक मतलब दिमाग में जो आ एक रहा इस तरह केस था कि वो लड़की ने कॉन्टैक्ट लेंस पहना, रात को उतारना भूल गई, सुबह उठा तो आंखों में इतना दर्द, पानी, जलन, और एकदम आंख खुल नहीं रही, दर्द, भयंकर दर्द हो रहा है। हमारे पास आई, हमने देखा कि भाई कॉन्टैक्ट लेंस उसने रात को हटाया ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस चिपका हुआ था और आंख के पुतली पे इन्फेक्शन होनी शुरू हो गई। ओके। और चलो इन्फेक्शन के लिए हमने दवाइयाँ वगैरह तो चलाई, लेकिन उसकी नज़र खराब हो गई, खराब हो गई। खराब हो गई। वरना फैशन के लिए ही लोग बहुत बार फैशन कलर के लिए पहन लेते हैं, कलर करवाना है आंखों में, हाँ, कलर हाँ। लेंस है, ठीक है, एक बार ही पहन लिया आपने, हफ्ता 10 दिन में चलो मंथली डिस्पोजेबल पहन लिया, उतार के फेंक दिया। बट ये जो रूटीन में पहनोगे ना, बार बार पहनोगे, आज नहीं तो कल प्रॉब्लम देगा। मतलब जो आप रूटीन कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स हैं, अगर वो बचे हुए अभी तक की आंख में इन्फेक्शन नहीं हुई, तब भी आप कभी उनसे पूछ के देखना, वो कहेंगे कंटिन्यूस आंख में जलन लगती रहती है, लाल होती रहती है आंख, पानी निकलता रहता है, ड्राइनेस बनती रहती है। तो कॉन्टैक्ट लेंस के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। क्या कर रहा है कॉन्टैक्ट लेंस? कॉन्टैक्ट लेंस आपने आंखों के ऊपर चिपका दिया। अब ये जो हमारी पुतली है ना, जो काला हिस्सा है आंख का, इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं है, कोई खून की नलियाँ नहीं है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये हवा से लेती है, थोड़ा सा आंख के अंदर जो पानी होता है उससे लेती है। अब कॉन्टैक्ट लेंस, अब जितना मर्जी बोल लो कि ऑक्सीजन परमिएबल है, लेकिन कुछ तो ब्लॉक होगा ना। तो इस ब्लॉकिंग की वजह से ही आधी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ओके। और बहुत से लोग, जैसे चश्मा होता भी है और लोग चश्मा पहनते नहीं है, मे बी शर्म की वजह से या किसके बढ़ जाएगा नंबर। है ना, वो कई बार अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है हाँ,
और आप सही चश्मा नहीं पहन रहे हो, गलत चश्मा पहन रहे हो या नहीं पहन रहे हो। दोनों चीज़ें, हाँ। एक बार कई बार लोग गलत भी पहनते हैं, मेरी वाइफ के साथ भी हुआ था। हाँ उसने पहनी थी और वो गलत नंबर ही बहुत टाइम से हाँ। पहन रही थी, उसका भी नंबर बड़ा बहुत हुआ है बार अभी ऐसा होता है कि लोग अपने चश्मे का नंबर हॉस्पिटल में चेक नहीं कराते। तक। हाँ। देखो चश्मे का नंबर निकालने का भी ना एक तरीका, बढ़िया तरीका होता है कि डायलेट करके निकालना। ओके। लेकिन यूजली लोग हॉस्पिटल जाते नहीं है। चश्मा बनवाना होता है तो भाई कोई चश्मे की दुकान में चले गए, ऑप्टिक्स में, हाँ उधर, ऑप्टिकल्स में चले गए। हाँ। अब वहाँ पे वो जो बेसिक बेसिक टेस्ट करके चश्मे का नंबर दे दिया। हम्म। अब मान लो वो नंबर गलत है और हम्म। आप वो पहने जा रहे हो तो नंबर बढ़ जाएगा आपकी आंख में। ओके। या अगर चश्मा आपने नहीं पहना तो आंखों में स्ट्रेन पड़ता रहेगा, नंबर बढ़ जाएगा। और ये चीज़ मेरे को लगता है बहुत बड़ा इशू है ये भी, कि आपको ना सही जगह से टेस्ट कराओ। क्योंकि मेरी वाइफ को लिटरली गलत नंबर का चश्मा दी थी, तो बहुत टाइम से वो गलत नंबर का चश्मा पहन रही थी। अक्सर ऑप्टिकल्स में हम यही देखते हैं कि गलत चश्मे और वो वो भी निकाल बहुत, देते मतलब हैं। डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा हाँ, था वो। छोटा मोटा नहीं, मेजर डिफरेंस हो जाता है। तो फिर कहीं से दूसरी जगह से कराया तो उन्होंने बताया नहीं, आप डॉक्टर के वहाँ पे जाके चेक कराओ तभी वो सही से होगा। फिर उसको कराया गया। अच्छा, कई सारे लोग मैं देखा हूँ ना, लो लाइट में पढ़ते हैं और लाइट अच्छे से नहीं रहते तो भी पढ़ते हैं। वो चीज़ अच्छी होती है, नहीं होती है? नहीं देखो, लो लाइट में पढ़ना कभी भी अच्छा नहीं है। ओके। तो हमेशा एवरी टाइम वी रिकमेंड कि आपने पढ़ने का काम करना है या मोबाइल कंप्यूटर का काम करना है तो वेल लिट रूम, ओके। जितना अच्छी लाइट होगी उतना बेटर है। बट द लाइट शुड बी डिफ्यूज। ओके। ये नहीं कि आप बैठे हो सामने से एकदम बल्ब आपकी आंख में आ रहा है। ओके। डिफ्यूज लाइट होना चाहिए। हाँ, और कई बार ऐसे लोग लेट के भी पढ़ते हैं, उससे भी प्रॉब्लम हाँ होती देखो, लेट के पढ़ रहे हो लेकिन वेल लिट रूम है तो कोई इशू नहीं है? है। अच्छा, ओके। बट अगर आपको लंबे समय तक काम करना है, कई घंटे, देन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आपका पोस्चर टेढ़ा है, स्क्रीन का डिस्टेंस कम है, आप बैठे हो देख रहे हो या यू कर रहे हो, इट्स नॉट रिकमेंडेड। ओके। और कई सारे लोगों को ऐसा ड्राई आइज का भी प्रॉब्लम होता है। कई बार सूख, मैं मतलब मेरा एक टीम मेंबर ही था जिसके साथ मैं काम करता था, उसको बहुत इश्यूज हो रहे थे आँख में। और उसका रीज़न आई थिंक सो कहीं ना कहीं ड्राई आइज की वजह से वो बोल रहा था, हो रहा था। तो इसके बारे में आप कुछ बताना देखिए, चाहोगे? ड्राई आइज जो है ना, बहुत 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 ज़्यादा कॉमन हो गई है, एक्चुअली हाँ। स्पेशली जब से मोबाइल कंप्यूटर पे हम डिपेंडेंट हो गए हैं। हाँ, एंड द रीज़न है जो मैंने आपको बताया था कि ब्लिंकिंग वगैरह कम हो कम जाती हो रही है, है, हाँ। ज़्यादा देर तक स्क्रीन पे है, ह्यूमिडिटी कम है, तो ये ड्राइनेस का इशू शुरू हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जब आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो अभी भी ड्रॉप्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रिफ्रेश टीयर्स या टीजी करके ड्रॉप्स आती है, उसको दिन में 4-5 बार आप यूज़ कर सकते ऐसे हो। यूज़ कर सकते हाँ, हैं। दिन में 4-5 बार डालो, ओवर द काउंटर अवेलेबल है। लेकिन अगर उससे रिलीफ आपको नहीं आ रहा तो कुछ एडवांस ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं ड्राई आइज की। तो इसमें पहले तो ड्राई आई चेकअप होता है जिसमें 7-8 तरह के टेस्टिंग होती है, और उसके बाद कुछ थेरेपीज जैसे लिपी फ्लो थेरेपी, IPL थेरेपी, MBT थेरेपी, इन सब से भी हम ड्राइनेस में रिलीफ ला सकते हैं। ओके। तो जैसे आंखों में ड्राइनेस होगी तो सिर्फ 10-20% लोग हैं जिनको ड्रॉप से आराम आएगा। अच्छा। कुछ इस तरह की चीज़ हो रही है कि आप ड्रॉप डालते हैं, 5-10 मिनट का आराम है और फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, देन यू हैव टू अंडरगो दिस थेरेपी जिससे आपका रिलीफ ज़्यादा हो जाए। ओके। ओके। और भी कुछ ऐसा एक्सरसाइजेज या ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी एक्सरसाइज चाहिए? का पॉइंट मुझे बहुत ज़रूरी है हाईलाइट करना। हाँ। देखिए, क्या होता है कि लोग आजकल क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे या रील्स वगैरह शॉर्ट्स देख लेते हैं और अपनी आंखों की कुछ भी एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। और उसमें एक एक्सरसाइज बड़ी ख़राब है जहाँ पे ये लोग बताते हैं कि आंखों को ना ऐसे ऐसे मलो, 15-20 मिनट मलो सुबह और रात को। ये इसको आपको बिल्कुल नहीं करना है, इस एक्सरसाइज को। अच्छा, ओके। क्या होता है कि जब आप कंटिन्यूसली आंखों को मल रहे हो ना, तो हमारे आंखों के आगे का जो शीशा होता है, जो कॉर्निया होता है, हाँ। वो टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। अच्छा। और इसमें एक बहुत ही भयानक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जिसको कहते हैं केरेटोकोनस। तो अच्छा। कितने सारे बारी में बच्चे ऐसे मिलते हैं कि जैसे आंख में कोई एलर्जी हो गई, हाँ। कंटिन्यूसली बच्चे आंखों को खुजलाए जा रहे हैं, खुजलाए जा रहे हैं, खुजलाए जा रहे हैं, आंख में केरेटोकोनस हो गया। क्या होता है वो? केरेटोकोनस का मतलब होता है कि जो हमारे आंख का आगे का हिस्सा है, हाँ। जिसको हम आंख का शीशा कहते हैं, कॉर्नी या काली पुतली कहते हैं, हाँ। तो उसका ना जो शेप है वो राउंड है, हाँ। इस तरह से है। लेकिन केरेटोकोनस में ये ऐसे कोन बन जाता है, अच्छा। आगे त्रिकोण जैसा निकल जाता है। ओके। और इसमें सबसे पहली हिस्ट्री होती है कि आंखों को जो मलता है उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलो, अगर किसी की आंख में एलर्जी है, वो आंखों को मल रहा है, उसको पता नहीं था उसके, तो केरेटोकोनस हो गया। बट आप ये ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करके मत आंखों में केरेटोकोनस डालो ना। मतलब ये सब कुछ चीज़ें एक्सरसाइज होती है कि भाई कुछ लोग बताते हैं ऐसे देखो, यूं यूं आंखों घुमाओ, इनसे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, हमें को अब ये मैं चाहता हूँ, ऐसे मैंने भी बहुत सारे ऐसे रील्स पे देखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेज, ऐसा करो, हाँ, ऐसा करो। ऐसा करो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। हाँ। ठीक है, आई एक्सरसाइजेस की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी? ओके। आई एक्सरसाइज की ज़रूरत तब पड़ेगी, मान लो मोबाइल कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हो और आपकी आंखें थक जाती हैं और आंखों में दर्द और सिर में दर्द होने लगता है। इसका मतलब आपकी आंखों की मसल जो है वो कमज़ोर है। तो इसमें कुछ स्पेशल तरह की एक्सरसाइज होती है जिनको कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस कहते हैं, जहाँ पे हम एक पेन से एक्सरसाइज कर सकते हैं, धागे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, फ्लिपर्स होते हैं उनसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर उसमें आराम नहीं आता तो कुछ स्पेशल मशीन्स होती है, साइनेप्टोफोर, वहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं बन रही तो जबरदस्ती ये सब चीज़ें ये सब करने से एक्सरसाइज करने खराब की हो जरूरत जाएगी नहीं है। आंखें, मतलब ये बच के रहना है इन सब चीज़ों हाँ, से। क्योंकि आजकल हाँ यूट्यूब ये सब पे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके अपने नुस्खे ये सब चीज़ें चालू रहती है जिस पे आप इन सब चीज़ों से तो गड़बड़ी हो रही है। कोई और ऐसा जैसे आपने एक बताया आँख मसलने का, और भी हाँ, कोई ऐसा आपने देखा कि यार कुछ भी ये बता रहे क्या है ये, आपने एक देख के मैंने चला? आपको बताया वो चूने वाली रील मैंने हाँ, देखी थी, चूने वाला एक था। वो डाल के आ जाते हैं लोग। और अच्छा, ये सुरमा बच्चों की आंखों में मत लगाओ, हाँ, ये भी सही चीज़ नहीं है। हाँ, आई काजल थिंक सुरमा लगता है काजल बच्चे। सुरमा ये काफ़ी टाइम से कल्चर बना आ रहा है, बट हाँ, ये भी आंखों बच्चों की आंखें ना बहुत सेंसिटिव होती हैं। अच्छा, तो उनमें ये सब एडिशनल चीज़ें डालते हैं ना, तो उससे एलर्जी या इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। ओके। इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। हाँ, ये चीज़ तो अभी मैंने रिसेंटली मेरे हाँ, रिलेटिव को भी एक कुछ डॉक्टर लोग ने कहा गुलाब था। जल डाल लेते हैं आँख में, शहद डाल लेते हैं, गौमूत्र डाल लेते हैं। भैया तेल भी डालते हैं कुछ तेल लोग। डाल लो, घी डाल लो, इन सब चीज़ों से बच के रहो, इन हाँ, सब से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, एंड कभी कभी मैं ऐसा भी देखता हूँ कि लोगों की ना बस आदत हो जाती है कि रात को सोने से पहले आँख में कोई ड्रॉप डालनी है। और यूजुअली वो क्या करते हैं कि मार्केट में कुछ आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक ड्रॉप्स वगैरह अवेलेबल है, यूजुअली वो लेके डालते रहते हैं। देखिए कभी कभी इन सब ड्रॉप्स में ना स्टेरॉइड्स भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा सब में होता है, कभी कभी कुछ में मिला है, ऐसे स्टडी हुई है उसमें मिला है। और अगर उस ड्रॉप में स्टेरॉइड है और अगर आप लॉन्ग टर्म इसको रोज़ रात को डाल लेते हैं तो ये आंख में मोतियाबिंद या काला मोतियाबिंद ये प्रॉब्लम कर जाएगा। तो आपको ना बस ऐसे ही मार्केट, मतलब मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि आपको आयुर्वेदिक ड्रॉप डालनी है, होम्योपैथिक ड्रॉप डालनी है, एलोपैथिक ड्रॉप डालनी है, कोई भी चीज़ जब बॉडी में डालनी है ना तो आप उसके स्पेशलिस्ट से मिले। आयुर्वेदिक ड्रॉप डालें तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल के डाल लो, होम्योपैथिक डालनी है तो होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल के डाल लो, एलोपैथिक डालनी है तो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर से मिलकर डाल लो। बट ये सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन या सेल्फ सेल्फ मेडिकेशन ना मेडिकेशन करें, से बचो, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। आधी प्रॉब्लम उसी से होती है। हम्म, आई फ्लू चला था, लोगों की आंख लाल हो रही थी, अब आई फ्लू में स्टेरॉइड नहीं डालना होता, तो लोग फार्मेसी में जाते थे। जो आप फार्मेसी में जाते हो तो 90% टाइम फार्मेसी वाला जो आपको दवाई देता है ना वो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड डेक्सामेथासोन एंटीबायोटिक स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन दे देता है। और अगर आई फ्लू में आप ये डालोगे तो आंखों में और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, इन्फेक्शन बढ़ जाएगी स्टेरॉइड की वजह से। तो ये सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन से थोड़ा बच के रहना है। ये चीज़ तो इंडिया में मतलब बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, सिर्फ बहुत ज़्यादा आइस के लिए कॉमन नहीं, है, कोई भी चीज़ के लिए मैं देखता हूँ। एनीथिंग कुछ भी मैं कभी प्रॉब्लम होता है हाँ, चले कभी जाते भी हैं। मैं जाता हूँ ना, एक थोड़ी देर में एक ना एक बंदा आ जाता है, भाई मेरे को पेट में दर्द देता है, दे तो दे दो लोग कुछ, दो दवा काट के दे देते केमिस्ट वाला अपना डॉक्टर बना है। अच्छा, फिर जब उस दवाई से साइड इफेक्ट होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं पहले क्यों नहीं आए यार। और मैंने सुना मतलब वो सब चीज़ें तो डिफरेंट फील्ड हो रहा है, बट उससे भी काफ़ी लिवर में भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं हाँ कि कई बार लोग खा लेते हैं भाई, उससे। अल्टीमेटली जो भी आप बॉडी में डालोगे हम्म, उसको लिवर को फिल्टर आउट करना है। अब आप केमिकल्स डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे तो लिमिट, लिवर की भी तो लिमिट है ना, कब तक फिल्टर कर लेगा। दारू पीते रहोगे पीते रहोगे पीते रहोगे तो फैटी लिवर तो हो ही जाएगा ना। हम्म। सेम विद ड्रग्स। आपकी थोड़ा सा बिजनेस से रिलेटेड बातें करते हैं। आपके हॉस्पिटल का नाम क्या है? हॉस्पिटल का नाम है आई7। I7, तो वो I7 क्यों रखा आपने नाम? देखो आईज तो क्योंकि आई का काम है, आंखों के डॉक्टर हैं तो आई तो हम रखना ही चाह रहे थे। 7 का कॉन्सेप्ट था 7 सुपर स्पेशलिटीज एंड 7 डेज ओपन। अच्छा, ओके। तो आंखों में जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि सुपर स्पेशलिटीज आ गई है, तो आंख में 7 तरह की सुपर स्पेशलिटी है। जैसे मेरी स्पेशलिटी है चश्मा हटाना मोतियाबिंद, और ऐसी बाकी डॉक्टर्स हैं जिनकी अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं। तो पहले क्या होता था कि कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट इलाज आपने कराना है तो उसके लिए आपको अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर ऐसे जाना पड़ता था, क्योंकि पहले हमारी कंट्री में 30 साल पहले ही सुपर स्पेशलिस्ट इलाज अवेलेबल नहीं थे। तो मेरे फादर की विजन ये थी कि हम बाहर क्यों जाएं, हम सारी टेक्नोलॉजी अपने कंट्री में क्यों नहीं लाते। तो ये I7 का कॉन्सेप्ट आया था कि 7 आई सुपर स्पेशलिटीज़ हम सारी एक ही रूफ के नीचे होंगी, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी इलाज होगा वो हमारे पास होगा। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। आज की डेट में जो इलाज अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर में अवेलेबल है वो सारे इलाज इंडिया में अवेलेबल है। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बाहर जाके आपको ट्रीट कराना पड़े। और ये 7 जो स्पेशलिस्ट जो अलग अलग कैटेगरीज है वो क्या क्या है, अगर आप बता जैसे सकते हो? स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। पहली कैटेगरी है कॉर्निया। ओके। कॉर्निया मतलब काली पुतली। उस फिर आता है आपका रिफ्रैक्टिव। उसमें क्या यूजुअली कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, जैसे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम केरेटोकोनस, होता है उसमें? केरेटोकोनस का प्रॉब्लम आ गया कॉर्निया में। आपका जो ड्राई आइज है ये भी कॉर्निया का प्रॉब्लम है, या कॉर्निया में कोई अल्सर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो ये सब कॉर्निया की क्योंकि हाँ ट्रीटमेंट बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कौन से स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, तो वो भी तो लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये हाँ, सातों आप तो एक्सप्लेन अगर कर आपको दोगे कॉर्निया की प्रॉब्लम आ रही है, कॉर्निया में जो मेन प्रॉब्लम केरेटोकोनस की होती है, तो उसके लिए आपको कॉर्निया डॉक्टर से मिलना है। सेकंड आता है रिफ्रैक्टिव, मतलब चश्मा हटाने के ऑपरेशन, उसका मैं सुपर स्पेशलिस्ट हूँ। फिर आता है कैटरैक्ट या मोतियाबिंद, जब आंख का लेंस जो है वो सफ़ेद हो जाता है, तो वो भी मैंने करी हुई है। उसके बाद आपका आता है रेटिना, मतलब पर्दे का प्रॉब्लम,
उसके अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। फिर एक आते हैं बच्चों के स्पेशलिस्ट, जिसको पीडियाट्रिक ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहते हैं, जो बच्चों में तिरछापन, पानी निकलने की प्रॉब्लम, इनको ठीक करते हैं। फिर आंखों के नस के डॉक्टर्स हैं, जिनको न्यूरो ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर काले मोतिया के डॉक्टर्स हैं, जो काला मोतिया ग्लूकोमा का इलाज करते हैं। तो ऐसे करके जो हमारी फील्ड है ना, ऑक्यूप्लास्टी के डॉक्टर हैं, जो आंखों की पलकों का ऑपरेशन करते हैं, पलक लटक गई, पलक कट गई, कोई डैमेज हो गई, उसको ठीक करना, या पलक नीचे गिरी हुई है, पलक ज़्यादा ऊपर है, उसको ठीक करना। तो इस तरह से जो आई है वो अलग अलग स्पेशलिटीज़ में डिवाइड हो गई है। सो द आइडिया है कि सारी स्पेशलिटीज एक ही जगह पे हो, कहीं जाना ना पड़े, इंडिया में सारी सारा चीज़ें काम एक अवेलेबल हो। इंडिया में ही हो ना, बाहर क्यों जाएं। दैट्स ऑसम। और बिजनेस से रिलेटेड आप और कुछ थोड़ा बता सकते हो, क्या क्या और होता है, आपकी हॉस्पिटल कहाँ पे है, कैसा है, तो कहाँ अभी पे आपका? हमारे वी हैव अबाउट 8 हॉस्पिटल्स नाउ। 8 हॉस्पिटल्स, हाँ। कहाँ कहाँ पे हो? सो सारे दिल्ली में ही हैं। ओके। सो बेसिकली आइडिया इसकी दिल्ली को कवर करना चाह रहे हैं। सो एक हॉस्पिटल फर्स्ट हमारा लाजपत नगर में है, फिर एक दरियागंज में है, फिर एक कालिंदी कॉलोनी में है, फिर एक इंदिरापुरम में है, फिर एक शाहीन बाग में है, एक जनकपुरी में है, एक प्रीत विहार में है, एक रोहिणी में आ रहा है अभी। देन वी आर एक्सपैंडिंग टू गुड़गांव, नोएडा, और फिर हम दुबई वगैरह में भी एक आध सेंटर खोल रहे हैं। ओके, तो फ्यूचर प्लान अभी आउट ऑफ इंडिया जाना है? आउट ऑफ इंडिया, और इधर मुंबई बिकॉज वी रियलाइज कि दुबई में भी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स नहीं है। हाँ, एंड दुबई में अगर ट्रीटमेंट है भी तो दैट इज़ 10 टाइम्स द कॉस्ट। बहुत महंगे हैं वहाँ हाँ। पे। यहाँ पे भी आने का कुछ है मुंबई में जैसे? भाई आप ये मानो नहीं, मुंबई मुंबई में बहुत टाइम लगेगा आने में। ओके। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे जो कंट्री है ना, यहाँ की मेडिकल ट्रीटमेंट्स तो बेस्ट है, इट इज़ एट पार विद द वर्ल्ड, जैसे मैंने आपको बताया। एंड कॉस्ट जो है दैट इज़ 1/10। मतलब एक ऑपरेशन अगर हम यहाँ पे 10,000 का करते हैं तो सेम ऑपरेशन बाहर 1 लाख रुपए का पड़ता है। अच्छा। सो 1/10 कॉस्ट है हमारे कंट्री में। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज, जिसकी वजह से मेडिकल टूरिज्म बहुत अट्रैक्ट होता है। राइट, मैंने ऐसा सुना था कई सारे फॉरेनर्स लोग ना इंडिया में आते हैं, काम बहुत कराते सारे, हैं, घूम भी लेते और हैं। इन ऑपरेशन के चश्मा हटाने के ऑपरेशन के लिए तो बहुत ही सारे आते हैं। अच्छा। क्योंकि टाइम लगता नहीं, 2 दिन का काम है, आज आप आओ, चेकअप हुआ, कल ऑपरेशन कराओ, परसों वापस जाओ। तो कितने सारे लोग हैं जो 2-3 दिन के लिए आ जाते हैं, इंडिया की ट्रिप उनकी फ्री हो जाती है, क्योंकि हाँ, खर्चा आधा निकल गया उसमें से। 1/10 हो गया, ये ऑपरेशन भी हो गया, ट्रिप भी हो गई, और वापस चले जाते हैं। ओके। अच्छा, आप कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड थोड़ी बातें कर लेते हैं। आपने आपके अभी 1 मिलियन के ऊपर फॉलोअर्स होने वाले हैं, तो आपने पहली बार तो आपने ये सोचा है कि मैं सोशल मीडिया पे आने का है? वेल, सोशल मीडिया में आने का पर्पस यही था, जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर रहा था, कि ब्लाइंड कैपिटल है, अवेयरनेस है नहीं, तो कैसे अवेयर करो। सो दैट वाज वन ऑफ माय एफर्ट्स कि अपने साइड से मैं क्या कर सकूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हैं। भाई अल्टीमेटली किसी एक बंदे के पास पहुंच जाए, घर के बच्चे के पास भी पहुंच जाएगा ना, तो उस हर चीज़ का ध्यान रख लेगा। और यंगस्टर्स आजकल इन सब में एक्टिव होते हैं, तो दैट वाज द पर्पस। अच्छा, कंटेंट के आइडियाज़ तो मुझे मेरे पेशेंट्स ही देते हैं, तो रोज़ उनसे मिलता हूँ, जो उनके मन में प्रॉब्लम होती है वो लिख लेता हूँ, या जो डाउट होते हैं वो लिख लेता हूँ। या कितने सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, तो पता लगते रहता है कि लोगों के मन में क्या डाउट्स आ रहे हैं, उन्हीं के अराउंड हम और कंटेंट बना देते हैं। राइट, ये मैं कई सारे प्रोफेशनल्स को ये बोलता हूँ कि आपको सोशल मीडिया पे आना चाहिए, बिकॉज बहुत कुछ भी फैला हुआ है। कोई लोग कुछ भी लोग बोल रहे हैं, बच्चे लोग मतलब डॉक्टर जैसी बातें कर रहे हैं, जबकि उनको आइडिया नहीं है। जबकि जो डॉक्टर्स है वो लोग नहीं आ रहे। मुझे लगता है जैसे आप आ रहे हो, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि आप यहाँ पे आके एक्स्ट्रा टाइम निकाल के लोगों को समझा रहे हो, बिकॉज आप ऑथेंटिक सोर्स हो, सही बातें आप लोगों तक पहुँचा पाओगे। वरना कुछ भी ऐसे गलत सलत वो चूने वाली बात या कुछ भी फैलते जाएगा, और लोग कुछ भी करके और अपना ख़राब ही करेंगे। तो वैसे तो उसके लिए कांग्रेट्स, आप मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम किया आपके सोशल मीडिया पे है। और सोशल मीडिया पे लेकिन एक और चैलेंज होता है कई बार प्रोफेशनल्स को, जो बोलते हैं कि यार उनको टाइम नहीं मिल पाता, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो मैं भी पूछना चाहूँगा, आपका भी जो बहुत बिजी स्केड्यूल होता होगा, तो उसमें से आप टाइम निकल के कैसे सोशल मीडिया भी कर लेते हो ये सब चीज़ें? अच्छा, तो एड्रेसिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन, जो आप कह रहे थे कि कुछ डॉक्टर्स को अब आना चाहिए, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि अब सेकेंड जनरेशन डॉक्टर्स ना आने शुरू हो गए हैं। तो अब इस ज़माने के डॉक्टर्स आ रहे हैं जो पैदा हुए हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक की एज में, तो उनको समझ आता है और वो अब आ भी रहे हैं। सो ओल्डर जनरेशन नहीं आ रही थी, यंग में तो बहुत सारे आ रहे हैं, आई में भी, डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी, हर जगह आ रहे हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी कि अवेयरनेस बढ़ रहा है। एंड सेकेंड क्वेश्चन था कि भाई टाइम कैसे निकलता है। तो किसी भी चीज़ के लिए टाइम निकालने के लिए यू नीड पैशन। तो वैसे तो एक्सक्यूज़ेस बनाने को तो 100 एक्सक्यूज़ेस बन जाए, पर अगर पैशन है, यू लाइक डूइंग इट, आपको अच्छा लगता है ये सब बनाना, आपके लोग वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो इट्स अ गुड फीलिंग कि यू डूइंग समथिंग पॉजिटिव इन लाइफ। तो वो तो वैसे ही अच्छा लगता है, तो अपना बनाना शुरू कर देता। अब मैं यहाँ पे आपके पास आया हूँ बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट दिस, ट्यूसडे की हॉस्पिटल को छोड़ के आपके साथ बैठा हूँ, बिकॉज आई लाइक फ्लाइट भी अभी जाना भी है, बस अभी फ्लाइट है, वापस चले जाएंगे। बट नहीं, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों का ये पॉडकास्ट देख के फ़ायदा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी सीखने मिली आई से रिलेटेड, जो मैं भी ध्यान रखूंगा। दैट इज द होल पर्पस ऑफ डूइंग द पॉडकास्ट, कि लोगों को अवेयरनेस मिले। और राइट,
आप करते रहो इस चीज़ से रिलेटेड। अगर आपको कभी भी कुछ चाहिए रहेगा कि मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। आपने मुझे इनवाइट कर लिए, ही बहुत बड़ी हेल्प है। हाँ यही और कंटेंट आपको कुछ अपने स्ट्रैटेजी बनाई है, कुछ स्ट्रैटेजी की ऐसे ऐसा हर वीकली डालना है ऐसा एक्चुअली कुछ? आई रियलाइज्ड कि स्टार्टिंग में तो जब मैंने शुरू किया था सब कुछ खुद ही करता था, खुद ही वीडियो बना रहा हूँ मोबाइल से, खुद ही एडिटिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। बट एज एंड व्हेन ये चैनल ग्रो होना शुरू हुआ तो देन चैनल स्टार्ट कब हुआ था, कितना टाइम हो गया आपको? 2-3 साल हो गए अब। 2-3 साल हो गए। 2 साल हो गए होंगे। सो अब जैसे जैसे चैनल ग्रो कर रहा है देन आई एम हायरिंग अदर प्रोफेशनल्स। सो वीडियो एडिटर थोड़ा सा हायर कर लिया है, एक फोटोग्राफर हायर कर लिया है, एक थोड़ा सा मार्केटिंग टीम एजेंसी हायर कर लिया है जो वीडियोस वगैरह डाल दे सोशल मीडिया पे। बट हाँ, जैसे जैसे स्टार्ट होता है तो देन पीपल जॉइन यू, आपकी टीम बन जाती है। और भी अगर आपका और कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है इससे रिलेटेड ही जो आपका एक पेशेंट फनी इंसिडेंट हुआ था हाँ कि एक कपल मेरे पास आया, अभी नई नई शादी हुई थी, बस हनीमून से वापस आके मेरे पास आ गए। एंड वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब मेरे को हमें चश्मा हटवाना है। सो यूजली कोई चश्मा हटवाने आता है तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन उनसे पूछता हूँ कि आपको क्यों हटवाना है चश्मा। बिकॉज कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे जिनको गवर्नमेंट जॉब्स में जाना होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो गया, पुलिस, एसएससी, जेडी, सीपीओ वगैरह, इन सब जॉब्स में भी जाना होता है, तो अलग अलग पर्पज़ है, तो उनके क्राइटेरियाज को भी देखना होता है। सो वो लोग ये कहते हैं मुझे कि सर हम लोग हनीमून पे गए थे, हमारे दोनों की आंख में चश्मा लगा है, हमने स्काई डाइव करा, कुछ दिखा नहीं, हम लोग अंडर वाटर गए, कुछ दिखा नहीं, तो अब हम वापस आए कि चश्मा हटाएं और फिर दोबारा हनीमून पे जाएं ताकि वो सब चीज़ें हम इंजॉय तो कर सकें। एक फनी इंसिडेंट और हुआ था कि एक पेशेंट मेरे पास आया, उसकी वाइफ को कैटरैक्ट या मोतियाबिंद का प्रॉब्लम था, तो उसका ऑपरेशन कर दिया और सब कुछ बढ़िया हो गया, चला गया। सो 2-3 महीने बाद उसका फिर से फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है वाइफ का। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आ जाओ। कह रहे हो एक ना ऑपरेशन हम आप पहले भी करवा चुके हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर अगर आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके हो तो ऑपरेशन लाइफ में एक ही बार ही होता है, दोबारा तो आता नहीं है। कहते हैं हाँ हाँ डॉक्टर साहब वो तो हमें पता है, लेकिन हमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है। मैं कहा अब तो हो गया ऑपरेशन, अब मैं दोबारा कौन सा ऑपरेशन करूँ, ऑपरेशन तो हो चुका है। कह रहे नहीं डॉक्टर साहब मुझे सब पता है क्या होना है, मैं पेशेंट लेके मैं आ जाऊँगा आपको, अपनी वाइफ को लेके, और आप ऑपरेशन कर देना। मैं कहा यार क्या बार बार एक ही बात बोले जा रहा हूँ, मैंने आपको बताया ना कि ऑपरेशन एक ही बार ही होता है, ऐसे नहीं होता, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ओपीडी में आओ। तो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि मोतियाबिंद एक इंसान की आंख में एक ही बार ही आता है, बट बीवी तो दूसरी हो सकती है ना। तो ये एक तरह से जोक है जो हमारी फील्ड में चलता है थोड़ा सा, सो वी हैव अ गुड लाफ अराउंड इट। नाइस भाई, अभी काम करते थोड़ा फन माहौल चल ही रहा है तो हमें थोड़ा रैपिड फायर भी कर लेते हैं। रैपिड फायर करते हैं। तो मैं भी आपसे फटाफट क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन का आंसर आता है वो करना, ठीक है? सो डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words। वर्कोहॉलिक, काम करते हुए थकता, स्लीपोहॉलिक, जितना मर्जी सुला सकते हो एनी टाइम ऑफ डे, ओके। एंड आई हैव अ पैशन फॉर कार्स, स्पोर्ट्स कार्स। अच्छा तो मेरे ओके। को बहुत मजा आता है ड्राइव करने में, फास्ट ड्राइव करने में। तो आई हैव अ लंबोर्गिनी आल्सो। अच्छा ओके। तो उसको लेके जाता हूँ संडे पे, संडे अपना ग्रुप है तो घूमते हैं हम लोग इकट्ठे। अच्छा ग्रुप मतलब वो सब स्पोर्ट्स कार का ग्रुप है? हाँ वो दिल्ली में जो स्पोर्ट्स कार्स वाले लोग हैं, सो हम लोग संडे को मिलते हैं, वी गो फॉर अ ड्राइव। अच्छा तो आई लुक फॉरवर्ड टू माय संडेज। ओके। तो फेवरेट गाड़ी कौन सी आपकी? लैम्बोर्गिनी है? लंबोर्गिनी अपनी गाड़ी है ना, उसी को एंजॉय करता हूँ। दैट हैज बीन वन ऑफ माय ड्रीम्स कि किसी दिन खरीदूंगा, एंड गॉड हैज बीन विद मी। सो ऑसम। नेटफ्लिक्स या यूट्यूब? नो यूट्यूब, नेटफ्लिक्स में क्या जाना, वी आर यूट्यूबर्स। फेवरेट बुक इफ एनी? एक रिच डैड पुअर डैड पढ़ा था, हाँ। आई थिंक दैट हैज रियली इंस्पायर्ड मी। ओके, मेरी भी वन ऑफ माय फेवरेट बुक एक्चुअली। मेरी जो बुक की जर्नी स्टार्ट हुई है ना वो रिच डैड पुअर डैड से ही हुई है। आई थिंक एवरीबडी शुड रीड दैट बुक। राइट, दैट्स अ वेरी ऑसम बुक। ब्यूटिफुली रिटन। इफ यू कुड हैव डिनर विद एनी हिस्टोरिकल फिगर, हु वुड इट बी? हिस्टोरिकल और नॉन हिस्टोरिकल भी हो सकता है, कोई भी चलेगा। हाँ। आई वांट टू हैव विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी जी के साथ एक मेरा मन है किसी दिन अगर मौका मिलता है तो। ओके, दैट्स वेरी नाइस। वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर अप्रोच टू पेशेंट्स? आई थिंक कंपैशन। ओके। बिकॉज कितनी बारी ना ऐसा होता है कि डॉक्टर से बात करके ही पेशेंट आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। राइट, एग्जैक्टली। अगर उसके मन से डर निकल जाता है ना प्रॉब्लम का कि यार इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ठीक कर देगा, तो आधी चीज़ वैसी, मतलब पॉजिटिविटी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉडी सेल्फ हीलिंग भी है बॉडी में। राइट। फेवरेट आई रिलेटेड मूवी या टीवी शो? फेवरेट आई रिलेटेड मूवी या कोई भी डॉक्टर रिलेटेड भी हो नहीं, सकता है। आई रिलेटेड मूवी तो मैं एक मूवी उसको हेट करता हूँ। अच्छा, कौन सी? एक पिक्चर आई थी, उसका नाम था नैना। नैना। क्यों उस hate करते? पिक्चर में उसने ये दिखाया
कि एक किसी की आंख ब्लाइंड थी, हाँ और उसको दान करा किसी ने अपनी आंख को, और उसने दान करी हुई आंख को अपनी आंख में लगवाया। ओके और उसके बाद उसने, जिस इंसान ने आंख को दान किया था, उसको भूत दिखने शुरू हो गया, आत्मा दिखनी शुरू हो गई उस इंसान की। और बाय गॉड उसके बाद लोगों ने ना आई डोनेशन कराना बंद कर दिया। अरे क्या बात है, सच्ची? तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स हमने डॉक्टर्स ने निकाले कि भैया क्या कर रहे हो, है लोगों को डरा दिया यार। इसीलिए अवेयरनेस और बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। है। इफ यू कुड हैव एनी सुपर पावर फॉर अ डे, क्या होगा वो? आई वॉन्ट टू प्रिडिक्ट, अच्छा फॉर अ डे ओनली, हाँ आई वॉन्ट टू स्लीप एंड आई डोंट वांट टाइम टू पास बाय। ओके। मतलब ऐसा होना चाहिए कि 1 घंटे की नींद में 10 घंटे की नींद का आराम हो जाए। हाँ ये चीज़ मैंने सुना है, डॉक्टर्स को कई बार सोने का बराबर टाइम भी नहीं मिल बिकॉज पाता। कभी कभी ना क्या होता है, यू सी वी आर डूइंग सर्जरीज। हाँ अब सर्जरी में ना ऐसा भी हो सकता है कि वो सर्जरी 10 मिनट में ख़त्म हो गई, और ऐसा भी हो सकता है कि सेम सर्जरी को 1 घंटा लग गया। इट ऑल डिपेंड्स कि भाई पेशेंट का आप ऑपरेशन कर रहे हो, ऑपरेशन में देयर सो मैनी थिंग्स दैट कैन गो, नई चीज़ मिल जाती है, इंसान की आंख है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि हम 9-10 बजे फ्री हो गए रात को, कभी कभी ऐसा होता है 3-4 बज गए ओटी ख़त्म करते करते। सो बहुत ये हेक्टिक लाइफ रहती सो है। वी आई वांट द सुपर पावर कि 1 घंटा सोए और 10 घंटे का आराम मिल गया। सो व्हाट्स द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट बीइंग अ डॉक्टर? आई थिंक फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन जो मिलती है ना, दैट यू फील दैट, मतलब देखो पैसा तो सब कमा लेते हैं भाई, आप कुछ भी करोगे तो पैसा तो कमा ही लोगे ना, बट पैसों के साथ हाउ मेनी आर हैप्पी इन देयर लाइफ, हाउ मेनी, मतलब जब मैं सुबह उठता हूँ सो आई एम एनर्जेटिक, मतलब आई गेट अप इन अ गुड मूड कि यार आज जाएंगे और लोगों का इलाज करेंगे और लोग आशीर्वाद देंगे, स्माइल देंगे, एक पॉजिटिविटी आएगी। सो आई थिंक डॉक्टरी या मेडिसिन ज़्यादा फुलफिलिंग प्रोफेशन कोई नहीं है। Because I think you are very passionate about your profession. That's why. डेफिनेटली। That's why. हाँ, पैशनेट तो होना पड़ेगा ना, 15 साल पढ़ना है। हाँ नहीं, कई लोग सिर्फ ऐसे ही मतलब डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर वो बनना मत है। बनाओ यार, मतलब आई वांट टू गिव दिस मैसेज कि अगर आपको डॉक्टर, यू वांट टू गेट इनटू मेडिसिन, यू हैव टू हैव पैशन। मतलब एक पैशन टू ट्रीट पेशेंट्स, वो होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। उस एटीट्यूड के साथ अगर आप काम नहीं करोगे ना, तो आप कभी खुशी नहीं हो पाओगे। हम्म मतलब अगर आपको पैसा कमाना है तो डॉक्टरी में मत जाओ। बट ये उल्टा है, मैं तो जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग, मुझे पता है लोग काफ़ी सारे इंडियंस को, हमारे दिमाग में यही था कि यार अगर अमीर बनना है ना, इंजीनियर और डॉक्टर बनो, यही दो ऑप्शन रहते एक्चुअली थे। मैं सबको ये बोलता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में अमीर हो सकते हो इफ़ यू आर द बेस्ट इन योर फील्ड। राइट। राइट, तो ये जो हम लोग देखते हैं, कुछ डॉक्टर्स बहुत अमीर हो गए हैं, कुछ लॉयर्स इंजीनियर्स बहुत अमीर हो गए, बिकॉज दे आर द बेस्ट इन देयर फील्ड। कोई भी अपनी फील्ड में बेस्ट होगा तो अमीर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर इज़ बेस्ट, वो अमीर है। अमिताभ बच्चन इज़ बेस्ट, वो अमीर है। मुकेश अंबानी बिजनेस करने में बेस्ट है, वो अमीर है। अपना मार्क जुकरबर्ग गाड़ियाँ बना रहा है, वो अमीर है। सॉरी, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक चला रहा है, वो अमीर है। सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। एलॉन मस्क गाड़ियाँ वाड़ियाँ बना रहा है, वो अमीर है। तो मतलब एनीथिंग दैट यू डू एंड इफ यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो पैसा तो आप कमा ही लोगे ना। हाँ, इफ यू रियली पैशनेट, वो वाली चीज़ करो at the end. It's all passion oriented. Right. And what's the worst thing you hate about being a doctor? I think when you can't predict the treatment results, कि आपने अपनी पूरी मेहनत करी बट पेशेंट का इलाज ठीक से नहीं हो पाया, क्या कर सकते हैं? ह्यूमन बॉडी है, पता ही नहीं ह्यूमन बॉडी के बारे में इतना कुछ। Right. Favorite travel destination? ग्रीस गया था मैं, ग्रीस आइलैंड्स है सेंटोरिनी, आई लव दैट प्लेस। प्योर एंड अनक्लटर्ड एंड पोल्यूशन फ्री है, बहुत बढ़िया जगह है। Glasses और contact lens? कॉन्टैक्ट लेंस तो पहनना ही नहीं है ना, वो तो हमने डिस्कस हाँ, कर ही वो तो लिया। कर दिया। तो इट शुड बी ग्लासेस और सर्जरी। अच्छा, यू glasses शुड और surgery. गो फॉर सर्जरी। Okay. और क्यों ऐसा? भाई ग्लासेस में आप जितना पैसा खर्च करोगे ना, उससे 1/10 में आप सर्जरी करा सकते हो और परमानेंटली अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। क्वालिटी आपको चश्मे से बेटर मिलेगी। देन वाई वेयर ग्लासेस? तो आजकल हम बोलते हैं चश्मा उन्हीं लोगों को पहनना चाहिए जिनकी उम्र या तो 18 से कम है, या किसी वजह से हम चश्मा हटाने का ऑपरेशन नहीं कर सकते। Okay. बाकी सबको अपना चश्मा हटवा लेना चाहिए। Okay. अगर आप आई डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते हैं? लॉयर। Lawyer. Okay. Favorite hobby outside of your work? ड्राइविंग कार्स, Okay, दैट्स माय Lamborghini. पैशन। ड्राइविंग स्पोर्ट्स कार्स, फास्ट Sports स्पीड cars. कार्स। What's the best piece of advice you have ever received? That when you taste success, don't get proud. Be मतलब humble. you will have these moments, but be compassionate, be grounded. Okay. मतलब सिर पे नहीं चढ़नी चाहिए कामयाबी। ये मैंने सुना था बहुत और मैं उसको फॉलो करना चाहता हूँ। Right. It's a very beautiful message. और कोई worst piece of advice जो मिली आपको कि यार ये तो बहुत सही नहीं थी? वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस ये मिली है कि एक्सपेरिमेंट करो बट ब्लाइंडली एक्सपेरिमेंट मत करो। मतलब नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ वाटर्स विद बोथ योर फीट।
सो जैसे हम अपनी आई की फील्ड में भी जब हम ट्रीटमेंट्स करते हैं तो कभी कभी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट नहीं सक्सेसफुल हुई तो हमें नई तरह की ट्रीटमेंट्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, बट वो भी जब एक्सपेरिमेंट करो तो कैलकुलेटेड रिस्क लो, ये नहीं कि आपने कुछ भी ट्रीटमेंट कर दिया और बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया। फिक्शन और नॉन फिक्शन? नॉन फिक्शन। व्हाट्स योर गो टू कंफर्ट फूड? कंफर्ट फूड छोले भटूरे। अच्छा। वो खा के तो ऐसी एनर्जी मिल जाती है, मतलब आई कैन हैव छोले भटूरे एवरी डे। अच्छा। बस वो मना करते रहते भाई मोटा हो जाओ। एंड आई थिंक जो इंडिया में छोले भटूरे का टेस्ट है ना हाँ। वर्ल्ड में कहीं नहीं आ सकता। बेशक आप अमेरिका में इंडियन रेस्टोरेंट खा लो, यूरोप में खा लो, ऑस्ट्रेलिया में खा लो, हाँ, तो वो टेस्ट अलग ही है अपने देश का। इंडियन फूड का तो टेस्ट अलग ही है। व्हाट्स द मोस्ट अनयूजुअल आई इंजरी और केस यू हैव एनकाउंटर्ड? वो एक मैंने बहुत आई इंजरी का आया कि एक पेशेंट वो पटाखा वटाखा जला रहा था, नहीं उसमें क्या हुआ, दोनों आंखें उसकी ख़राब हो गई। पहले दशहरे पे वो अपने वो टॉय के तीर कमान से खेल रहा था तो उसके दोस्त ने मारा, उसकी आंख में लग गया, तो एक आंख में मेजर इंजरी हो गई। और फिर दिवाली आ गई, उसने पटाखा फोड़ा, दूसरी आंख में इंजरी हो गई। तो वो बहुत सैड केस था, मतलब ही लॉस्ट बोथ हिज आईज ड्यू टू ये फायर क्रैकर्स? ड्यू टू दीज। थोड़ा सा खेलते बच्चे खेलते बच्चे थे, मतलब छोटे बच्चे 10-15 साल के बच्चे होंगे। वन थिंग योर बकेट लिस्ट यू हैवंट डन येट? आई वॉन्ट टू रोम अराउंड द वर्ल्ड, पूरा दुनिया देखना दुनिया चाहता घूमना। हूँ। एक बार देख तो ले दुनिया में क्या है। हाँ हाँ। नए नए लोगों से मिलना, नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। मेरे बकेट लिस्ट में भी है ये। फेवरेट वे टू अनवाइंड आफ्टर अ लॉन्ग डे? स्लीप। स्लीप। सो जाओ। व्हाट बेटर। ठीक है। एक और चीज़ है, ये मैंने अरविंद भाई से देख सीखा था, ये वाला गेम। आपको मैं क्विकली कुछ वर्ड बोलूंगा, आपके दिमाग में जो भी पहली चीज़ आती है आपको वो बोलना है, ठीक है? सो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? लेसिक। ओके। इन्वेस्टमेंट? i7। बुक? रिच डैड पुअर डैड। सक्सेस? इज डिफिकल्ट बट अचीवेबल। यूट्यूब? इज द फ्यूचर। पर्सनल ब्रांडिंग? इट्स important but don't overdo it. ओके। इंस्पिरेशन? My father and my mother. ऑनलाइन कोर्सेज? You should do that. It gives you a lot of knowledge. कोलैबोरेशंस? Anytime. The more you collaborate, the more successful you become. इन्फ्लुएंसर? Is the new thing and it is here to stay. सेल्फ डेवलपमेंट? Very, very, very important. You have to keep developing yourself every day. In any aspect. Academically also, personality also, exercise भी करना चाहिए. It's very important. स्टार्टअप? स्टार्टअप मेरा तो नहीं है बिकॉज हम सेकेंड जनरेशन, बट आई वॉन्ट टू समडे ओके। कुछ ना कुछ स्टार्टअप करूंगा। ओके। आई फील्ड से रिलेटेड? आई फील्ड से रिलेटेड में भी चश्मों का स्टार्टअप या मे बी फार्मेसी, कुछ ना कुछ, मतलब समथिंग, मतलब आई वांट टू बिल्ड समथिंग ऑन माय ओन आल्सो। मतलब ये तो फादर से मेरे को एक लेगेसी में मिला है। हाँ, I'm बट trying अपना खुद to- का भी कुछ अपना भी करना। होना चाहिए कुछ। इंटरेस्टिंग होगा। दैट्स अ डिफरेंट जर्नी। हाँ, एंड यू एंजॉय दैट जो स्क्रैच से शुरू करते शुरू हो। करते हैं। यूथ? यूथ इज पावर। जो करना है यूथ में कर जाओ। आफ्टर 50 कर लेते हैं लोग, बट द एनर्जी एनर्जी तब गोज ज़्यादा डाउन। होती है, राइट? मैरिज? अभी तक तो नहीं करा, बट समडे व्हेन आई फाइंड द राइट पर्सन। ओके। फर्स्ट बुक? फर्स्ट बुक वाज माय टेक्स्ट बुक। स्कूल में पढ़ी थी। प्ले बुक जो अपार्ट होती फ्रॉम थी। दैट कोई फर्स्ट बुक? अभी अभी फर्स्ट बुक नहीं मेरे को याद है, इट्स बीन वेरी लॉन्ग। ओके। माइंडसेट? ऑप्टिमिज्म, इट शुड बी पॉजिटिव बट इट शुड बी अडैप्टिव। अडेप्टेबल? नरेंद्र मोदी जी? इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स दैट इंडिया हैज। फिटनेस? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वेल्थ? यू नीड इट बट डोंट बी ड्राउंड बाय इट। आईज? आईज आर द विंडोज टू द वर्ल्ड। आंखें नहीं चाहूंगी तो क्या होगा। वो ही मेरा काम है, आंखों को ठीक करने का। राइट। सर्जरी? वी वॉन्ट टू अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल, बट देर आर सम सिचुएशन जहाँ पे बिना सर्जरी के नहीं काम कर सकता, तो अगर रिक्वायरमेंट है तो करवा लेना चाहिए। ओके। बिजनेस? बिजनेस इज फॉर मनी। ओके। एंड लग्जरी? लग्जरी तो जितनी ले लो उतनी कम है, देयर इज नो एंड टू इट। ओके। सो अगर एक किसी भी यूथ को भी डॉक्टर बनना है, तो एक तो पैशन के थ्रू करना चाहिए पहला, तो आई थिंक वो सबसे पहला आपका रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए। पैशन के साथ साथ अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंसेस भी स्ट्रांग हो सकते हैं। अगर वो हो सकते हैं तो कैसे कैसे हो सकता है, कितना एक इंसान एक्सपेक्ट कर सकता है डॉक्टर बन के वो कमा सकता है, और क्या क्या वर्टिकल्स भी हो सकते हैं उसके? देखो, डॉक्टर बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको मरीज का इलाज ही करना है, राइट? ये फील्ड बहुत ही वास्ट फील्ड है मेडिसिन की। तो डॉक्टर बन के आप रिसर्च में भी जा सकते हो। अलग अलग दवाइयों पे रिसर्च हो रही है, मॉलिक्यूल्स पे रिसर्च हो रही है, बीमारियों पे रिसर्च हो रही है, एंड यू कैन कम अप विद समथिंग न्यू जिससे वर्ल्ड बेनिफिट हो पाए। या डॉक्टर बन के यू कैन गो टू द मार्केटिंग साइड ऑल्सो,
यू कैन बी अ कंसल्टेंट टू हॉस्पिटल, जिन आप थोड़ा सा उनका हेल्प करते हो मार्केटिंग करने में, बिजनेस ग्रोथ करने में, एंड ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट तो आप कर ही सकते हो, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग टू। तो जैसे आपने पूछा डॉक्टर कितना कमा सकता है, अब तो कमाने की कोई लिमिट नहीं है, बट जब आप एक एमबीबीएस करके बाहर निकलते हो तो अगर आपको जॉब में जाना है तो आपका 1-1.5 लाख का जॉब महीने का लग जाता है। और अगर आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो, जैसे पोस्ट ग्रेड कर लेते हो, जैसे मैंने एमएस करा है ऑप्थेमोलॉजी में, तो एक पोस्ट ग्रेड डॉक्टर करीब 3-4 लाख रुपए महीने का कमा सकता है। और अगर आप और आगे जाते हो, सुपर स्पेशलिस्ट में चले जाते हो, तो आप 10-12 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो। बट अल्टीमेटली ये हम जॉब्स की बात कर रहे हैं, कमाने की कोई लिमिट नहीं है। वो तो आप जितना पैशनेटली काम करोगे, जितना एफर्ट डालोगे, जितना टाइम डालोगे अपने काम में, उतना ज़्यादा आप कमाते जाओगे। सो देर आर डॉक्टर्स जो दिन का 5-6 करोड़ भी कमा लेते हैं, एंड देर आर डॉक्टर्स जो दिन का 5,000 रुपये भी कमाते हैं। सो ये इतना वेरिएशन है इसमें, तो वी कांट रियली पुट अ फिगर टू इट। बट मतलब इफ़ समबडी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो ये ना मैसेज चली जाए, मतलब अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो आपको ये नहीं सोचना कि डॉक्टरी की फील्ड में शायद हम कमा ना पाएँ। कमा सकते हो, बट कमाने का तरीका हैज़ टू बी एथिकल। मतलब अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो आपको एथिक्स का भी ध्यान रखना है। मतलब ये नहीं कि आपके पास मरीज़ आया और आपने कुछ भी ट्रीटमेंट, कोई भी दवाई, महंगी से महंगी ट्रीटमेंट चेप दी बस, कि ठीक हो ना हो मैंने तो बस कमा लिए पैसे। मतलब फर्स्ट थिंग हैज़ टू बी कंपैशन, एंड पेशेंट को ट्रीट करना हैज़ टू बी फर्स्ट थिंग। मनी विल फॉलो। अगर आप अच्छा काम करोगे तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को बताएगा, वो 4 को बताएगा, वो 8 को बताएगा। कंपाउंडिंगली आप देखना 1-2 महीने बाद इतने लोगों को पता है कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते। राइट। तो गुड वर्क एंड एथिकल वर्क इज व्हाट यू हैव टू, मतलब दैट हैज़ टू बी द फर्स्ट क्राइटेरिया अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, राइट। एंड मनी विल फॉलो। ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी है, अच्छे डॉक्टर्स की ना वर्ड ऑफ माउथ ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। उन्होंने कुछ इतना मार्केटिंग का भी कुछ खर्च नहीं किया, लेकिन तो जब आप सुनते हो ना कि ये बड़ा डॉक्टर है और ये छोटा डॉक्टर है, तो बड़ा डॉक्टर वो इंसान था जिसने अपने पेशेंट्स को कंपैशनेटली ट्रीट करा और अच्छा इलाज करा, ओवरली कुछ चार्ज नहीं करा। और जब वो एक पेशेंट ठीक हुआ तो उसने आगे बताया, वो आए उन्होंने आगे बताया, ऐसे करके ही वो डॉक्टर बड़ा बना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ मैजिक हो गया और डॉक्टर बड़ा बन गया। बड़ा लॉयर भी ऐसे ही बनता है। राइट। ये चीज़ तो है। अच्छा काम अगर आप अपनी फील्ड में, अगेन पैशनेटली, वही अगेन पैशन आता है, अगर पैशनेटली करोगे, अच्छा काम करोगे, तो आप बहुत स्काई इज़ द लिमिट आप बोल सकते हो। जैसे आपने हाईएस्ट बताया, लोग करोड़ों करोड़ भी डॉक्टर्स कमाते हैं, 5-5। और वो कैसे करते होंगे, मतलब उसका कुछ बता सकते हो क्या? कैसे वो लोग करोड़ ऑफ रेवेन्यू एक दिन में कैसे करते हैं? यार अब आप देखो, जैसे अपोलो हो गया, हम्म। फोर्टिस हो गया, हम्म। इतने चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, तो इन हॉस्पिटल का टर्नओवर तो कई करोड़ों में होता है, कोई लिमिट ही नहीं है। तो उसका ओनर कोई ना कोई तो है ना। राइट, एंड एग्जैक्टली। 90% ऑफ द टाइम इन हॉस्पिटल के ओनर्स डॉक्टर्स ही होते डॉक्टर्स ही हैं। होते हैं, राइट। सो यू हैव डॉक्टर जो दिन का 5-10 करोड़ रुपए भी कमा रहे हैं। बट ये डॉक्टर वाली फील्ड में भी आना ज़रूरी भी है, बिकॉज इंडिया में ये स्टैटिस्टिक्स पे आपको शायद पता ही होगा, इंडिया में बहुत कम डॉक्टर्स है ना, कंपैरेटिवली अगर देखा मतलब जाए। हमें जैसे आंखों की बात करूं तो 1.5 लाख आंखों के डॉक्टर्स चाहिए, और 1.5 हमारी लाख। कंट्री में 25-26 हज़ार डॉक्टर्स ही हैं आंखों के। इतना गैप है। तो आपने कभी ऐसा कुछ ये भी सोचा है, कभी हम डॉक्टर्स और बनाए डॉक्टर्स? मैं इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ एज एन इंडिविजुअल, लिमिटेशंस हैं। अल्टीमेटली द गवर्नमेंट हैज़ टू लुक इनटू इट, कि ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हों, ज़्यादा ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हो। डॉक्टर बनने को आसान करना पड़ेगा, क्योंकि अभी डॉक्टर बनना ना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इतनी लिमिटेड सीट्स हैं और इतना कंपटीशन है कि मतलब आप ये मान लो कि जब आपका 10th ख़त्म हुआ है ना, 10th जब बंदे की ख़त्म होती है तो यूजुअली वो 16 साल की उम्र का होता है। तो 16 साल की उम्र से लेके 30 साल की उम्र तक या 32 साल की उम्र तक आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई, किताबें किताबें। आज रात को किताब, सुबह हॉस्पिटल, रात को किताब, सुबह हॉस्पिटल। अगर हिम्मत है करने की तो ये 15 साल एक बार कट गए ना आपके, उसके बाद लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। बट ये आपको लगता है जो 15 साल का एजुकेशन है वो 15 साल का ही रहना ज़रूरी है, या आपने जैसे बोला ईजियर भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा ऑप्शन आपको उसको लगता कम है? नहीं कर सकते, बिकॉज आई फील ये भी कम है। कम है, ओके। बिकॉज यू सी ह्यूमन बॉडी ना, इट्स सच अ कॉम्प्लेक्स थिंग, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो पहले 5 साल में तो हम ह्यूमन बॉडी का बस ओवरव्यू लेते हैं कि भैया हर क्या क्या चीज़ समझ चीज़ें हैं। उसके बाद हम आई, जैसे आई की फील्ड में गया हूँ तो आई के बारे में और पढ़ना शुरू करा। फिर उसके बाद अब मतलब आप ये मान लो, आंख का जो सामने का हिस्सा है, एक आधे मिलीमीटर का पतला सा लेयर है जिसको काली पुतली कहते हैं। सिर्फ उसको समझने के लिए आपको 3-4 साल पढ़ना पड़ता है। ओके। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इट्स वेरी सो कॉम्प्लिकेटेड। डोंट, मतलब आई डोंट वांट टू स्केयर यू, बट इट हैज़ टू कम विद लॉट ऑफ पैशन। मतलब विदाउट पैशन तो आप शुरू करोगे, बीच में गिव अप कर जाओगे। तो सोल्यूशन तो यही है कि अगर पैशनेट तो चालू कर दो, और 10वीं के बाद से आपको 15 साल तक लग सकता है पढ़ना है। वही, लेकिन एकदम सुपर स्पेशलिस्ट बनने के लिए, राइट?
आजकल ज़्यादातर लोग सुपर स्पेशलिस्ट की तरफ जा रहे हैं ना, हम्म बिकॉज अब पेशेंट्स ऑल्सो लुक एट स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट, हम्म दे वांट टू मीट डॉक्टर जो थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड हो फील्ड में। ओके। और आपने ये भी बोला कि अब डॉक्टर्स बनने के लिए आप तो जितना कर रहे हो आप कर सकते हो, गवर्नमेंट्स को भी इन्वॉल्व होना पड़े ताकि बेटर एजुकेशन सिस्टम हमारा बन जाके डॉक्टर्स और कभी बने। कोई मैं देख रहा हूँ लोग डॉक्टर बनने से डर जाते हैं आजकल, हम्म क्योंकि कभी कभी वो सुनते हैं टीवी पे आ रहा है भाई पेशेंट ने लड़ाई कर दी, कि डॉक्टर पे होता भी रहता है वायलेंस हो बहुत बार, गई। कई बार ऐसा सर ये तो न्यूज़ में। थोड़ा, अब आप उस पेशेंट के इमोशनल स्टेट को देखो। हम्म अगर किसी के घर में कुछ डेथ हो जाती है तो पेशेंट बहुत इमोशनली एजिटेटेड हो जाता है। हाँ ऑफ कोर्स आई कंडेम ऑल दिस कि डॉक्टर पे वायलेंस नहीं होना चाहिए, सब कुछ नहीं होना चाहिए, बट आई डोंट थिंक पेशेंट इज टू ब्लेम 100%। उसकी इमोशनल स्टेट उस टाइम बहुत डिस्टर्ब्ड है। सो मतलब रादर देन आप पेशेंट की वायलेंस को फेस करने की जगह यू शुड हैव मोर बैरियर्स एंड हर्डल्स, कि डिटरेंट होने चाहिए, शुड हैव मोर सिक्योरिटी या बेटर काउंसलर्स, बेटर प्री काउंसलिंग कि भाई हम इलाज करेंगे तो ये चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है, तो पेशेंट वेल इन्फॉर्म्ड होगा ना तो वो इतना लड़ेगा नहीं। हम्म ठीक है, आप कोई और फाइनल मैसेजेस देना चाहेंगे हमारे रीडर्स व्यूअर्स को जो आंखों से रिलेटेड? एक और मैं मैसेज देना चाहता हूँ, हम्म ये मैं हर पॉडकास्ट में देता हूँ, हम्म कि देखिए एक तो हमने बात करी कि हमारा कंट्री ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। हम्म एक तो क्या है कि हमारे कंट्री में ना आई डोनेशन लोग नहीं करते। जैसे हमें करीब 1 करोड़ लोग हैं जो दोबारा देख सकते हैं अगर लोग अपनी आंखों का दान कर दें, बट 10 से 15 हज़ार लोग ही हमारे कंट्री में दान करते हैं। तो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए हमारे मरने के बाद हमारे शरीर का कोई रोल नहीं है, या तो उसको जला दिया जाएगा या तो उसको दफना दिया जाएगा। तो अगर आप अपने मरने के बाद, मरने से पहले नहीं करना, मरने के बाद अगर आप अपनी आंखों का दान कर दें तो आपकी 2 आंखों से 2 लोगों को रोशनी एक्स्ट्रा मिल सकती है। तो आई थिंक वी शुड ऑल प्लेज टू डोनेट। मतलब अगर आप दे देंगे अपनी आंखें तो किसी के काम आ जाएंगी, और ये कितनी अच्छी बात है कि आपके बॉडी का एक हिस्सा अब किसी दूसरे इंसान की बॉडी में जिंदा रहेगा। यूज़ हो रहा तो है। इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। राइट, मैंने आपके चैनल पे देखा आपने कई सारे आप वीडियोस डाले डोनेशन से रिलेटेड डाल रहे थे। सर ये ना मैंने अपना एक वो बना लिया लाइफ में गोल। मोटिव, जितना मेरा लाइफ है एटलीस्ट इसके ऊपर मैं अवेयरनेस कर दूं। सर एक्चुअली ना क्या होता है कि हम लोग इन पेशेंट से रोज़ मिलते हैं, तो कोई पेशेंट आया वो नहीं देख पा रहा, अब उस पेशेंट को पता लग, सब कुछ डिस्कस करा, उसको पता लग जाता है कि अगर कोई इंसान अपनी आंखों का दान कर देता है तो मैं दोबारा देख पाऊंगा। तो उस दिन से ना उसकी लाइफ में बस एक ही मोटिव रह जाता है कि बस मैं वो किसी की दान करी हुई आंख मिल जाए ताकि मैं दोबारा देख पाऊँ। बट वो आंखें मिलती ही नहीं है हमारे देश में, तो कई सालों साल वो इंसान अंधापन की ज़िंदगी जीता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक गैप है जिसको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, और ये सिर्फ लोगों की अवेयरनेस से होगा और कोई तरीका नहीं है। लोग जागरूक होंगे, लोग अपने सुपरस्टिशन या मिथ से बाहर निकलेंगे, आत्मा को शांति मिल जाती है अगर आंखों का दान किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर वाला बोलेगा कि आप आधे शरीर के साथ आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब किसी की मदद अगर आप कर सकते हैं अपने मरने के बाद तो इससे बड़ा पुण्य काम क्या हो सकता है। इट्स मेक्स कम्प्लीटली सेंस। ज़रूर ये मतलब आपका गोल, अपने साथ कुछ ऐसा गोल बना के मैं रखिए 2 लाइफ गोल्स में। बना के चला हूँ हाँ कि एक तो लोगों को अवेयर करना आई डोनेशन के बारे में, हाँ, और 10,000 लोगों को मैंने एम्प्लॉयमेंट देनी है। 10,000 लोग हाँ, तो एम्प्लॉयमेंट हम देंगे। 1000 पे तो पहुंच गए हैं, ओके, 10 टाइम्स उसको बढ़ाना है। होपफुली वो जल्दी हो जाएगा। होपफुली ये डोनेशन आपका जो चल रहा है गोल, आप ऊपर वाला आपके सारे गोल्स को पूरे करें। थैंक यू। आप ज़रूर राहिल जी के जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं, मैं इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स सब, आप और भी कोई मैसेज देना चाहेंगे जो मैं लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में? बस मेनली आई डोनेशन के अराउंड में अवेयरनेस करना चाहता हूँ। वन मैसेज फॉर एवरीबडी। ठीक है, तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी रहेगी, उसका कुछ प्रोसीजर होगा, वो जाके वो लोग वहाँ पे कर सकते हैं, राइट? प्रोसीजर में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए एक तो तरीका है कि आप प्लेज कर सकते हो, मतलब आपने कसम खा ली कि मैं डोनेट करूँगा, और आपने किसी आई बैंक में जाके अपने आप को रजिस्टर करा दिया। तो जब आपकी डेथ होती है तो आपके फैमिली वालों का ये काम होता है कि उनको कॉल करके डॉक्टर्स की टीम को बुलाना। लेकिन ये सारा काम मृत्यु के 4-5 घंटे में हो जाना चाहिए। अगर 4-5 घंटे से लेट हो गए तो अगर आप दान भी करते हो पुतली का कोई काम नहीं है। अच्छा फिर मान लीजिए किसी ने प्लेज नहीं करा, कहीं पे अपने आप को रजिस्टर नहीं करा, तब भी ऐसा नहीं कि आप दान नहीं कर सकते। मृत्यु होती है तो आप बेशक जो नियरेस्ट आई बैंक है वहाँ पे घर वाले फ़ोन कर दे और डॉक्टर की टीम आके आंखों को ले जाएगी। ओके, मतलब ये बेसिकली आपकी विल है। अगर आप चाहते हैं करना तो सब कुछ हो सकता है, और नहीं चाहते करना तो बहानों की तो कमी नहीं है। राइट।
वही एकदम विल चाहिए, करना है तो कर सकते, कुछ करना ना तो कुछ करना है। वेज मिल सकता है। और 2 वेज आपने बताया, प्लेज कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी आई बैंक को कॉल कांटेक्ट करके भी ये चीज़ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। इट्स अ वेरी वेरी नाइस मैसेज। आई होप आप लोग ये चीज़ करिए, मैं भी ट्राई करूँगा, हम भी ज़रूर करेंगे ये चीज़ को। आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँ, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं सारी चीज़ें, और भी कुछ डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक लगेगा। और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट में ज़रूर डाल देना। अगर मेरा सर से वापस से मिलना होता है तो मैं वापस से उनसे वो क्वेश्चन उनके सामने लेके आऊँगा, ताकि वो आपको इसके आंसर्स कर सके। थैंक यू सो मच राहिल जी, अपना थैंक यू टाइम फॉर देने के लिए। इनवाइटिंग मी। थैंक यू भाई, इट वाज अ वंडरफुल शो। थैंक यू सो मच।